आवाज क्लियर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, बस ये समझ आ रहा है कि कोई लास्ट क्लास वाला रिव्यू दे दें, इतनी इतनी बात आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले जो हमने पिछले टॉपिक डिस्कस किए थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक या दो बंदे जो है ना उसको एक रिव्यू दे दें ब्रीफ सा, क्या क्या हमने डिस्कस किया था। सर आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। आवाज क्लियर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है सर। अब बेहतर है, क्लियर है? सर सराउंडिंग में आवाज आ रही है, इको। सर मैं सर एक बात बोलूं सर, आपको ये मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मतलब आपको आवाज आ रही है हमारी या नहीं आ रही है? अच्छा सर, आपकी थोड़ा सा शायद वो आवाज जो है ना बहुत स्लो हो जा रही है, इस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर स्टूडेंट दूसरे जो है उनकी आवाज तो बहुत क्लियर है, आपकी बहुत हल्की है, वॉल्यूम जरा बढ़ाइए। सर आप मेरे ख्याल में हैंड फ्री लगा लें या फिर लैपटॉप के थोड़ा सा करीब हो जाए, क्योंकि होता है ये प्रॉब्लम जब टीम पे हम जब कन्वर्सेशन करते हैं ना, तो वो एयर की सराउंडिंग की वजह से डिस्टॉर्शन होती है। हैंड फ्री लगा हुआ है? हैंड फ्री लगा हुआ है सर, ठीक है। अच्छा, आप या तो माइक से, अगर किसी का, मेरे पास माइक भी किसी का ऑन नहीं है, दोबारा माइक की वजह से भी हो सकता है। अभी क्लियर है? आवाज बेहतर है? अब बेहतर है काफी। चले इसको मैं जो बात कह रहा था वो ये कि लास्ट क्लास हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी है ना उसको एक ब्रीफ रिव्यू कर दे। समझ नहीं आ रहा सर आप क्या कह रहे हैं, आप समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सर ये कह रहे हैं कि लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ाए थे उसको अगर कोई रिव्यू कर दे ब्रीफली तो वो बेहतर है। तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर। हाँ बताएं सर। वो हमने लास्ट से स्टार्ट किया था बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन से, और जिसमें आपने कहा था कि फाइनेंस स्टार्ट आपने यूं किया था कि फाइनेंस जो है वो डील करता है सोर्सेज ऑफ फंड्स को। फिर आपने कंज्यूमर फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस की डेफिनेशंस बताई थी कुछ, जिसमें कंज्यूमर फाइनेंस की एग्जांपल दी थी कि जैसे होम फाइनेंस, कार फाइनेंस वगैरह वो सारी चीजें होती हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, और पब्लिक फाइनेंस जो कि गवर्नमेंट अर्निंग्स और स्पेंडिंग्स होती हैं। उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशंस की, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो डिवीजन है वो बताई थी, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप्स होती थी, पार्टनरशिप्स होती थी और कॉर्पोरेशंस होती थी। और फिर इन तीनों को डिफरेंशिएट, कॉर्पोरेशन का जो मुझे याद है सर, उसमें आपने मेंशन किया था कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पार्टनरशिप में लिमिटेड लीगल उसकी मतलब उसकी एंटिटी होती है, लिमिटेशन उसमें होती है। और उसके अलावा आपने बताया था कि बिजनेस को एंटिटी होता है जिसको आपने डिटेल में हमने की थी। उसके बाद हम क्वेश्चन ये था कि हाउ डू यू मेजर शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये बताया था कि किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का होता है। फिर हमने सर वो चैप्टर 1 में फाइनेंशियल मार्केट्स पर बात की थी कि फाइनेंशियल मार्केट्स कितने किस्म की होती हैं, और फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो ड्राइव होते हैं रियल एसेट्स से, जिसमें और इसमें फाइनेंशियल मार्केट्स और दो फाइनेंशियल एसेट्स ट्रेड्स अकर, जिसमें आपने क्रेडिबल एसेट्स की बात की थी, जिसकी एग्जांपल आपने शेयर्स और सिक्योरिटीज की दी थी, और नॉन क्रेडिबल एसेट्स की बात की थी। यानी कि अपने फाइनेंशियल एसेट्स की फिर दो कैटेगरीज बताई थी, क्रेडिबल एसेट्स और नॉन क्रेडिबल एसेट्स। उसके बाद आपने काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में मजीद डेट और इक्विटी की बात की थी, जिसमें डेट इज लाइबिलिटी जो आपने जो आपको पे ऑफ करनी होती है, देनी होती है, और फिर इक्विटी शेयर्स एंड बॉन्ड्स वगैरह होते हैं।
फिर आपने दो मार्केट्स की बात की थी फाइनेंशियल, एक मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट की। सर मनी मार्केट आपने बताया था दैट इज शॉर्ट, उसकी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होती है, और कैपिटल मार्केट में आपने बताया था इसकी लॉन्ग ऑब्लिक मीडियम टर्म, यानी कि इसकी 1 साल से ज्यादा मैच्योरिटी होती है। शॉर्ट टर्म सॉरी मनी मार्केट की जो एग्जाम्पल थी वो ट्रेजरी बिल्स वगैरह इस टाइप की चीजें थी, और कैपिटल मार्केट की एग्जाम्पल जैसे कि शेयर्स बॉन्ड वगैरह जिसकी की मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होती है। उसमें डिटेल उसकी बताई थी प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट की, जिसको हमने बात की थी, जिसमें आईपीओज वगैरह की प्राइमरी मार्केट में बात की थी कि आईपीओज इनिशियल पब्लिक ओपनिंग, जो कि फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अपने शेयर्स ओपन करती है। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिफरेंशिएट किया था स्पॉट एंड फ्यूचर को। स्पॉट वो होता था जो कि डील होती थी और डील एंड सेटलमेंट एट द सेम टाइम होता था, दैट इज कॉल्ड स्पॉट। एंड फ्यूचर होता था जिसमें कंसीडरेबल टाइम होता था बिटवीन डील एंड सेटलमेंट, जो कि फ्यूचर में होती थी। मतलब स्पॉट का अपोजिट है। इसी तरह आपने पब्लिक एंड प्राइवेट के बारे में बताया था कि पब्लिक जो है वो विद इन डोमेन ऑफ सर्टेन एंटिटी होता है, और प्राइवेट की जो है प्राइवेट में एक एग्जांपल ओटीसी ओवर द काउंटर वाली एक एग्जांपल दी थी। वो इसके बारे में खैर मेरा एक क्वेश्चन भी था, लेकिन खैर फिलहाल आपने ओवर द काउंटर ये वाली एग्जांपल दी थी, पब्लिक एंड प्राइवेट का डिफरेंशिएट किया था। फिर आपने मेजर मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे, जो कि मेजर मार्केट प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, जिसमें आपने वो एक चार्ट था, एक टेबल था, जो कि बुक के पेज नंबर 18 पर है, जिसमें ट्रेजरी बिल्स हैं, बैंकर्स एक्सेप्टेंस है, कमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं, यूरो डॉलर मार्केट टाइम डिपॉजिट है, मॉर्गेज था, म्यूनिसिपल बॉन्ड था, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स था, लीजेस था, और प्रीफर्ड स्टॉक था, और कॉमन स्टॉक था। ये 11 किस्म के प्रोडक्ट्स थे, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो कि वो टेबल आपने शो भी किया था 1.1 जो था पेज 18 पे, उसमें ये मेंशन थे। यहां तक हमने कवर कर लिया था, फिर आपने कहा था अब हम स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने प्रोडक्ट्स डिस्कस किए थे, जिसमें ट्रेजरी बिल वगैरह हो गया था। अच्छा नाउ आज का जो हाँ चलिए, आज का टॉपिक जो था वो हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कहा था कि आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज। तो उसकी मैंने आपको कुछ एक वीडियो भेजी थी, वो आपने देख ली थी? यस सर। अच्छा, तो वो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव थी, वो थोड़ा सा बेसिक एक ओवरव्यू दे रही थी कि हाउ स्टॉक एक्सचेंज वर्क। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने एक आपको एक थोड़ी सी स्टोरी भी आपको भेजी थी, वो देखी थी आपने? पढ़ी है आपने? बिल्कुल पढ़ी थी। अच्छा, तो थोड़ा सा कोई रिकैप करेगा उस क्या था उस स्टोरी के अंदर, और व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? और एक तो ये कि वो स्टोरी क्या थी, नंबर 1 थोड़ा सा रिकैप करें, और सेकेंडली ये कि आप लोगों ने उसमें से क्या क्या अगर मॉरल क्या किया, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ। एनीबॉडी? स्टोरी वाज अबाउट, मतलब वो तो खैर थी बंदर के बारे में, वो तो शायद सबने पढ़ी होगी। उसमें ये मुझे ये फील हुआ उसमें कि आर्टिफिशियली प्राइस और या मार्केट क्रिएट की गई एक प्रोडक्ट की, और उसकी प्राइस फिर आर्टिफिशियली बढ़ाई भी गई एक हद तक, क्योंकि उसके बायर दिखाए गए मार्केट में कि बायर है उसका कोई। और फिर जब एक सर्टेन लेवल मिल गया तो फिर वो जो बायर था वो एलिमिनेट हो गया और वो गायब हो गया अपनी अमाउंट एक्यूमुलेट करके। और उसके बाद जिन लोगों ने उस मतलब वो जो सप्लाई करना चाह रहे थे उनके पास इतनी सप्लाई बची नहीं, और सरप्लस में उन्होंने उसी बंदे से जो कि उनको बायर लग रहा था उसी से खरीद के उन्होंने प्रोडक्ट मतलब अपने आप को नुकसान उठाया और सामने वाले को फ़ायदा दे दिया। तो एक आर्टिफिशियल उसने हाइप क्रिएट की, डिमांड क्रिएट की, और उसके बाद जब सप्लाई बिल्कुल एलिमिनेट हो गई तो अपनी ही मतलब अपने स्टॉक में से सेल किया, और मतलब जितना प्रॉफिट पहले बनाया था उसको डबल करके, और फिर वो मार्केट से एलिमिनेट हो गया। और मतलब उसमें यही था कि दैट इज हाउ प्रॉब्ली स्टॉक मार्केट ऑपरेट्स। तो बेसिकली बिल्कुल एक सम अप किया था। तो इसमें जो है स्टार्ट हुआ था मंकीज से, ठीक है ना? तो देयर वर लॉट ऑफ मंकीज इन द विलेज। तो जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी बेनिफिट बहुत कम हो जाता है और कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो अगर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो वो नेक्स्ट टू जीरो थी, ठीक है ना?
तो कोई बंदा अगर 100 में कोई एक मंकी बाय कर रहा है तो लोग उसे समझेंगे कि इसको क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसकी उन लोगों के लिए इसकी कोई वर्थ नहीं थी। तो पहला तो सवाल ये है कि उसने वो 100 में क्यों बाय किया, ठीक है, और किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं किया। उसके बाद ये कि विलेजर्स अब हुआ क्या कि बेसिकली जब उसने 100 में बाय किया तो शुरू में तो विलेजर्स ने मंकीज को पकड़ के देते रहे, लेकिन पॉइंट ही क्या है कि फिर उनको मंकी मिलने मुश्किल हो गए, तो फिर वो दूर जाने लगे, दूर से पकड़ के मंकीज को वो दे रहे। फिर इससे क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल चेंज इनकी इकोनॉमी में आया। वो स्ट्रक्चरल चेंज क्या था कि लोगों ने अपने दूसरे काम छोड़ के मंकीज पकड़ने शुरू कर दिए, ठीक है, क्योंकि मंकी बिजनेस ज़्यादा फ्लरिश कर गया था। तो लोगों ने अपने जो है, कोई बंदा प्रोडक्टिव काम कर रहा था और कोई काम कर रहा था, वो ख़त्म किया, क्योंकि उन्होंने पता है कि एक मंकी से 100 रुपये मिलते हैं मुझे, तो अगर मैं मंकीज की कोई कमी नहीं है तो मैं पकड़ के देता रहा हूँ, तो मुझे कोई और काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे दो काम हुए। एक तो एक स्ट्रक्चरल चेंज इकोनॉमी के अंदर आया, और वो जो इकोनॉमी थी वो प्रोडक्टिव से एक ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट हो गई। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि डिमांड ऑफ मंकीज बढ़ने लगी, तो क्या हुआ कि मंकीज कम होने लगे। जब कम होने लगे तो क्या हुआ कि वो चले गए जंगलों में चले गए, वो शहरों में नहीं आने लगे वो। अच्छा, अब फिर ये हुआ कि जब वो जंगलों में चले गए तो कॉस्ट जो है ऑफ जो कैचिंग द मंकी वो बढ़ने लगी, ठीक है ना। तो अभी तो क्या है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो जब आपकी कॉस्ट बढ़ती है तो व्हाट विल हैपन, जाहिर बात है फिर दे वुड डिमांड मोर, और स्ट्रक्चरल चेंज हो गया था, तो फिर कॉस्ट बढ़ने लगी, तो फिर लोग दूर दूर जाने लगे उसको पकड़ने के लिए। इससे साथ साथ इकोनॉमी के अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आया कि भाई, अच्छा इसको ना काफ़ी टाइम पीरियड हो गया, यानी कि मुसलसल, ये ऐसा नहीं है इस स्टोरी में तो ये लग रहा है ना कि एक आपने ये किया, कुछ सेकंड आपका स्टेज आया, वही आया, फिर थर्ड स्टेज ये आया, लेकिन एक्चुअल लाइफ में इनमें मे बी मंथ्स का हो गया, ईयर्स का टाइम हो गया, ठीक है। ये है कि ये जो सिचुएशन है ये ईयर्स तक ही कंटिन्यू करती है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, लोग ये समझ गए कि वो जो मंकी है उसकी कीमत ही 200 रुपये है या 300 रुपये है, 400 रुपये है, वो जीरो का नहीं, ठीक है। तो वो जो है फिर ट्रेड शुरू हो गया। फिर ये हुआ कि लोग ने, जाहिर बात है, कोई एक प्रोडक्ट की डिमांड होती है तो लोगों ने पकड़ के देना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा कि भाई मैं इसको पकड़ता हूँ और आपको देता हूँ, कुछ रुपए मुझे दे दें, तो दे विल बी होलसेलर्स, मिडलमैन, और इस तरह का ट्रेड शुरू हो गया। तो सिमिलरली एक ट्रेडर आया जो कि वो कह रहा था कि भाई मैंने जो है ना मंकी को जो है 200 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ। तो ये था कि विलेजर्स ने जो है उससे बाय करना शुरू कर दिया। सर 700 था, सॉरी 700 था। तो विलेजर्स ने जो है उनसे बेसिकली सर आपने हाँ, वैसे ये स्टॉक मार्केट की स्टोरी शेयर तो नहीं की है, या कभी नहीं शेयर? ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो आपके पास आ रहा है वेब पे, वो यही चीज मैंने शेयर की। अच्छा ठीक है। तो वो ये कि फिर जो एक और स्ट्रक्चरल चेंज आया इकोनॉमी के अंदर, और वो ये आया कि लोग जो पकड़ रहे थे मंकीज, उन्होंने पकड़ना भी बंद कर दिया, और एक बंदे से वो मंकी खरीद के दूसरे बंदे को बेचने लगे। तो होता यह था कि वो जो है एक बंदे से 200 में मंकी खरीदते थे और आगे जो है किसी को 500 में बेच देते थे। तो ये होता रहा। तो हुआ ये कि अल्टीमेटली जो अब क्योंकि हर एक को पता है कि मंकी की जो प्राइस तो मार्केट में चल रही है वो 500 है, तो कोई बंदा 200 में कोई बाय कर रहा है कोई चीज़, तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब उसके लिए बहुत अच्छा सौदा है। तो इसकी प्राइस जो है अल्टीमेटली 200 से बढ़ने भी लगी, तो लोग जो है उससे ज़्यादा में भी जो है वो सेल करने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 500 में मैं आगे सेल कर दूंगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि पीछे जो बंदा, अब इसका जो मॉरल है ये वो ये कि जो पीछे जो बंदा है वो वही है जो मंकी को जिसने बाय किया था, तो वही उसको जो है ना वो सेल भी कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो 100 रुपीज़ का डॉलर का जिसने मंकी बाय किया था उसने वही मंकी जो है इन्हीं लोगों को जिनसे वो बाय किया था 200 में सेल कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उसके मंकी सारे निकल गए, तो जो बायर था जो 500 में बाय कर रहा था वो जो है, और उसने भी अपनी प्राइस बढ़ा के 1000 कर दी थी, तो
तो वो बंदा जो है सीन से गायब हो गया। जब वो सीन से गायब हुआ तो व्हाट विल हैपन, वो ये हुआ कि जिनके पास मंकी इन्वेंट्री में पड़े हुए थे, क्योंकि उसने तो सारे मंकी अपने सेल कर दिए थे, तो जिन्होंने मंकी पकड़ के बेचे थे उन्हीं के पास उतनी इन्वेंट्री ऑफ मंकी मौजूद थी, और अल्टीमेटली क्या हुआ, उसकी मार्केट क्रैश कर गई, प्राइस नीचे आ गई, और जब प्राइस नीचे आ गई तो वही मंकी जो है वो जो $1000 तक उसकी प्राइस पहुंच गई थी, वो एकदम से वर्थलेस बन गई। ठीक है, अब इस पूरे जो कहानी है इसके अंदर टेक क्या है, इसकी टेक ये है कि उन्होंने अपने ऐसे बिजनेस जो प्रोडक्टिव थे वो छोड़ के ट्रेडिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट कर लिया, और उसकी वजह से दे वर स्ट्रक्चरल चेंज। दूसरा ये कि अल्टीमेटली वो उनके पास एक ऐसी कमोडिटी उनके पास मौजूद थी जिसकी कोई वर्थ नहीं थी, और उसके लिए उन्होंने कई पे किया है, तो उसकी उनकी इकॉनमी की जो वर्थ है वो कई गुना कम हो गई। ठीक है ना, तो ये कोई एक स्टोरी थी। अच्छा, अब सेकेंडली ये कि ये स्टोरी कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, इसमें तो मंकी की बात की गई है, लेकिन ये कि ये स्टोरी कोई वो आउट ऑफ वो नहीं है। ये हमारे यहाँ जो है अक्सर आप ये देखते होंगे कि आपको इस तरह की मिसालें मिलती होंगी। ठीक है ना, अब क्वेश्चन ये सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें क्या हम उससे रिलेट कर सकते हैं, ये जो आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट की जाती है बहरिया टाउन में, उसमें भी तो यही होता है, शुरू में बहुत ज्यादा सेलिंग होती है, देन देयर आर बायर्स एज वेल हु बाय देम, देन देयर आर रीसेलर्स, और ये क्रिएट होता है। और करंट सिनेरियो में अगर हम देखें कराची वाले बहरिया टाउन में, तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी जिसमें हम 4-5 इंस्टॉलमेंट भी हम दे चुके, वो नेगेटिव में चल रही है ज्यादातर। इफ यू ट्राई टू रीसेल इट इन द मार्केट, तो उसमें आपको वो वर्थ नहीं मिलती, 70% 60% रिटर्न मिलता है, तो दे आस्क यू टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो क्या ये रिलेटेबल है उससे? बिल्कुल रिलेटेबल है, बल्कि मैं तो ये पहले तो इसका सवाल आप खुद इसका जवाब दें कि जो लोग मंकी कैच कर रहे थे, तो अगर उसको कहें कि बहरिया टाउन की फाइल्स को मंकीज कह ली जाए, अगर लेट्स सपोज फॉर इंस्टेंस, फॉर अ ब्रीफ इंस्टेंस, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो विलेज में जो लोग काम कर रहे थे, क्या उनका डिसीजन गलत था या सही था? ये को मुझे इनिशियली सही लग रहा है जी सर, डिसीजन गलत था। गलत था, क्यों, वजह क्या थी? सर सबसे पहली बात कि उन्होंने एक रूटीन के हटके जो है वो उन्होंने जो है वो काम को अडॉप्ट किया, सबसे पहली बात ये थी। नहीं सर, लेकिन मेरे हिसाब से तो डिसीजन उस वक्त फॉर टाइमिंग वो ठीक ही है, क्योंकि मार्केट कैप्चर करने के लिए तो आप तो हमेशा ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मतलब ये तो टफ डिसीजंस होते हैं, और ये भी ऐसा तो ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपको ठीक डिसीजन, अभी तो आपका आउटकम मालूम है, तो आप सब लोग गलत कह रहे हैं। वो तो इसी तरह से जो है, क्योंकि बहरिया टाउन की भी आउटकम लोगों को मालूम होती है, तो अब वो सब उसको गलत कह रहे हो। नहीं सर, मैं इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इनिशियली तो सही है। बहरिया टाउन में भी हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जो लोग फॉर्म्स लेके फॉर्म्स को ही सेल कर देते थे, 10,000 का फॉर्म हमने देखा है कि 180 190 के में भी सेल हुआ था। सो दैट इनिशियल गेन आफ्टर 2-3 मंथ्स वाज इनॉर्मस, और बहुत लोगों ने बहुत पैसे बनाए भी। इन द लॉन्गर रन जो कि फिर उस साइकिल का पार्ट बन गए, जो कि सीरियस हो गए उसको रखने में, रिटेन करने में, whoever wanted to have a property in Bahria Town, ultimately current position में तो वो लॉस में ही है, और काफी सालों से, 2-3 सालों में से हम देख रहे हैं। तो ये मैं आपकी बात, चले मैं इसको आगे कहता हूँ कि जिस शख्स ने पहली दफा वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, या जिसने पहली दफा वो मंकी का वो खरीदा था मनी, तो क्या उसका डिसीजन सही, क्योंकि आपके हिसाब से पे ऑफ के हिसाब से तो सही है, क्योंकि उसने आगे जो है वो बेच भी दिया। तो अगर उसका डिसीजन सही है, तो उसके आने वाले बंदे का डिसीजन गलत कैसे हो सकता है? मतलब आप पॉइंट समझ रहे हैं, यानी कि उसने भी उसी सर उसका रीजन ये है कि स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से प्रोडक्टिव बिजनेस नहीं किया जा रहा, ट्रेडिंग बिजनेस किया जा रहा है, और वो भी वर्थलेस जो है वो चीज होगा। इस वजह से जो लॉन्ग रन के अंदर ये नेगेटिव रहा। सर मुझे आप एडवाइस दे दें, ये इससे कैसे बचा जाए और कैसे पता चले कि ये वही चीज है। अच्छा, मेरे जहन में एक और मिसाल है, ये असल में ये जो इसको अगर समझ जाएंगे ना, तो इसमें एडवाइस भी छुपी हुई है ना। तो अल्टीमेटली ये एक एग्जांपल भी देना चाह रहा हूँ ना मैं, मेरी नजर में शायद वो गलत भी हो आपकी नजर में, मैं अपनी नजर से बता रहा हूँ। जैसे ये आजकल की जो वीडियोस, वीलॉगर, टिकटॉक, इस तरह की जो वीडियोस बना रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, प्रोडक्टिव उसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ ये एक अच्छी अर्निंग मिल रही है, तो इस तरफ जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है हमारी मार्केट के अंदर ऑनलाइन बिजनेस की वजह से।
तो ये भी लॉन्ग रन के अंदर कोलैप्स कर जाएगा सर। हाँ, अब ये सवालात है ना, मैं किसी स्पेसिफिक उस पर नहीं जा रहा, मैं आपको एक वो बता देता हूँ बेसिक चीज ना, कि किस तरह से आपको मालूम होगा कि वो डिसीजन आपका सही है या गलत है, ठीक है ना। जैसे आपने वी लॉक की बात की या बैरिया टाउन की बात की या मंकी की बात की, तो वो कैसे मालूम होगा क्या उन्होंने, तो इसलिए मेरा सवाल जो था स्टार्ट में यही था कि क्या उन्होंने डिसीजन सही लिया या गलत लिया। क्योंकि अगर हमारा बेसिक मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो जिस बंदे ने वो मंकीज का डिसीजन लिया था, तो उसने तो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, माइक खुला है तो प्लीज बंद करो। तो अगर उसने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, उसको अगर 100 रुपए की चीज 200 में बिक रही है, तो उसको क्या बुरा लग रहा है कि वो 100 रुपए में कोई चीज खरीदी। तो ना उसको मंकीज का रखने का शौक था, ना उसको ये मालूम करने की जरूरत थी कि मंकी की वर्थ या मंकी क्यों, उसका फायदा क्या है, ठीक है ना। तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो मकसद है तो वो उसका हासिल हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि किसी चीज की जो वर्थ जो होती है ना, वो किससे निकलती है। ये अब इसकी आप पीछे के में हमने बात की थी प्राइसिंग की, व्हाट इज द प्राइस, ठीक है ना। अब आप which buyer is agree to pay, perceived future benefit, परसीव फ्यूचर बेनिफिट, ठीक है ना। ऑब्वियसली प्राइस तो वही होती है जो विच बायर एग्रीज टू पे, लेकिन व्हाट शुड बी दैट द बेसिस ऑफ द डिसीजन, कि व्हाट वुड द बेसिस के बायर किस बेस पर खरीदेगा, वो उसके परसीव फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मंकी है, मंकी का व्हाट इज द परसीव फ्यूचर बेनिफिट ऑफ मंकी, उसका कोई बेनिफिट नहीं था, जीरो था ना। तो अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव इनकम के फॉर्म में बात की जाए तो उसका जीरो है। मैं अब इसकी बात करता हूँ बैरियर टाउन की फाइल की, ठीक है। व्हाट इज द परसीव फ्यूचर बेनिफिट ऑफ दैट फाइल, ठीक है ना। एक चीज तो है कि आप ये कहेंगे कि उसका बेनिफिट ये है कि मुझे अच्छी प्राइस मिल जाएगी फ्यूचर में। अगर हम फॉर इंस्टेंस एक पॉइंट के लिए वो इग्नोर कर दें कि व्हाट इज ऑल्टरनेटिव इनकम, अगर लेट सपोज आप प्राइस नहीं लेते, ये शेयर के ज़माने में इसको डिविडेंड और कैपिटल गेन की फॉर्म में कहते हैं। अगर आपको कैपिटल गेन नहीं होता है, तो अगर आप होल्ड करते हैं, तो व्हाट विल बी द ऑल्टरनेटिव इनकम, उसका डिविडेंड क्या है, ठीक है। तो अगर हम बैरियर टाउन की बात करें, तो बैरियर टाउन का डिविडेंड क्या है, क्या उसमें कोई डिविडेंड मिल सकता है? मार्केट जब अप्रिशिएट होगी, जब प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी, तो रिटर्न लॉन्ग रन में रन। जी जी जी, अब्दुल खालिद क्या कह रहे थे? तो बैरियर टाउन की डिविडेंड यही होगा, पीसफुल एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। कौन सी एनवायरनमेंट? आप कब जाएंगे बैरियर टाउन? आपको घर मिल गया था, मतलब फ्यूचर बेनिफिट, इनके बच्चे जाएंगे ना रहने के लिए। मतलब कहने का मकसद ये है कि फ्यूचर बेनिफिट है ना, फ्यूचर बेनिफिट। अच्छा, फिर सवाल ये है कि वो बेनिफिट कह रहे थे। देखिए, वो जो बेनिफिट है, क्या अगर आप उस फाइल को होल्ड करेंगे, क्या उसमें कोई बेनिफिट होगा? यानी कि उसका बेनिफिट उस वक्त होगा कि वो दैट फाइल विल कन्वर्टेड इनटू अ लैंड, और उस लैंड विल कन्वर्ट इनटू अ हाउस, एंड देन हाउस में आप रहना शुरू कर दें, और उस हाउस का बेनिफिट समझ में आ रहा है कि आप उससे रेंट निकालें। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो एक एसेट है जो आपके पास मौजूद है, उस एसेट का इटसेल्फ कोई बेनिफिट नहीं नजर आ रहा, अनलेस के ये होता कि उस एसेट को आप उस एसेट पे आपने रेंट पे किसी को दे देते, लेट सपोज प्रोडक्टिव काम हो जाता है, तो उस एसेट का फिलहाल कोई बेनिफिट नहीं है अदर देन एक परसेप्शन है। तो दैट मीन्स के उसका जो रिटर्न है, दैट मूव्स फ्रॉम अ डिविडेंड बेस्ड अर्निंग टू अ कैपिटल गेन बेस्ड अर्निंग, क्या वो उसकी जो अर्निंग है वो मोस्टली बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ फ्यूचर है, तो परसेप्शन बेस्ड है, ठीक है। तो सर जी सर, ये तो आज हम लोग ये बैठ के ये वाली बात कर रहे हैं क्योंकि बैरियर टाउन का जो है वो जो सिनेरियो है बहुत खराब हो गया। फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट से अगर आप देखें, स्टार्ट में जब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और अगर बैरियर टाउन इस वक्त अगर पीक पे चल रहा होता, फिर तो हमारा बहुत बेनिफिट होता ना उस वक्त की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता। क्योंकि एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट 4 साल या 5 साल के बाद कि क्या जो है वो आपको रिटर्न दे रही होगी। तो ये चीज भी तो बहुत मेन है हमें उस वक्त जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। हाँ, देखें बैरियर टाउन, जैसे आपने कहा ना कि अगर लेट सपोज ये पीक पे होता और ये नहीं जा रहा नीचे, तो आपके लिए लेट सपोज इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी इन बैरियर टाउन, ठीक है ना, तो आपके लिए जो बेनिफिट होता है वही होता है कि आपको उसकी प्राइस अच्छी मिल जाए, यही बेनिफिट है ना। यानी कि वो उसकी मौलिकात क्या है, वो प्राइस किस वजह से अच्छी मिल रही है, क्या वो फ्यूचर के अंदर बेहतर है या नहीं है, वो एक अलग बात है। आपके लिए जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि उसकी फ्यूचर की प्राइस जो है, यू एक्सपेक्ट क्या वो आपको अच्छी मिल जाएगी, ठीक है।
उसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है, यानी कोई और अल्टरनेटिव इनकम नहीं है आपके अपार्ट फ्रॉम के यू एक्सपेक्ट के द प्राइस आप जो मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। अब उसके जो भी मौरिकात हैं, लेट्स सपोज आपके ख्याल में कि उसकी वो जो प्राइस मिल रही है ज़्यादा, आपके ख्याल में, मैं इसमें ख्याल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि आपके ख्याल में वो इस वजह से प्राइस मिल रही है कि उसकी उसकी फ्यूचर में जो है वो बहुत बड़ा शेयर बन जाएगा, उसकी अर्निंग ज़्यादा, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन द बॉटम लाइन इज कि आप सिर्फ इस वजह से उसको खरीद रहे हैं कि उसकी प्राइस बेहतर मिल जाए, तो यू डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव इनका कैश फ्लो अरेंजमेंट, उसके अंदर उसकी कैश फ्लो पोटेंशियल जीरो है अदर देन एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई चीज़ सही है या गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है और उसके अंदर जो है वो उसका एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो ऑल्टरनेटिव इनकम को नहीं देखा जाता और वो रिलाई किया जाता है फ्यूचर पे, तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ जाती है और समटाइम्स वो इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें प्राइसेस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन उस जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है उस पर रिस्क दैट बेयर्स ऑल द रिस्क, ठीक है ना। अभी हमने मंकी की बात की ना, मंकी तो आपने अभी कहानी पढ़ ली तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं वो गलत है, सबने कहा गलत है। तो क्या पता कि वो हम एक ऐसे स्टेज पे उस कहानी को ज्वाइन करते हैं कि जहाँ पे वो मंकी 500 का 1000 में बिक रहा होता, तो फिर आप क्या कहते हैं? या तो आप कहें कि मंकी की चीज़ें गलत है रिगार्डलेस के वो 1000 में बिक रहा हो या 500 रुपये में बिक रहा हो। जी सर मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे मंकी की जो स्टोरी है हाँ उसमें जब इस किस्म के फ्रॉड को प्लॉट किया जाता है तो उसमें एक चीज और स्प्रेड की जाती है लोगों के जहन में कि ये मंकी की जो सेलिंग हो रही है वो किसी मेडिसिन मेकिंग में कोई यूज हो रहा है या इस टाइप का कोई पर्पज है उसका, इसीलिए लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलियन तोते लोग पाल के और उसको सेल कर रहे थे, तो हाँ इस टाइप के लोगों के जहन में होता है कि उसका कोई बेनिफिट है डेफिनेटली, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और बहरिया टाउन के हम जो प्लॉट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टर जो होता है उसके एक रीजन और होता है इन्वेस्टमेंट का कि वो इन्फ्लेशन से बचना चाहता है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ मनी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है। तो उस इन्फ्लेशन से बचने के लिए वो अपने अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है ताकि इन फ्यूचर उसको कम से कम अपने पैसे से उतना तो बेनिफिट मिल जाए जो आज है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं ये तो कह रहा हूँ इसमें उसके इन्वेस्टमेंट से कोई वो नहीं है। मैं दूसरी कह रहा हूँ अगर इन्फ्लेशन से बचने के लिए अगर आप मंकी खरीद के बेचने लगे और मंकी का बिजनेस बेहतर हो तो उससे भी आपको वही फायदा होगा जो बेरिया टाउन में होगा, मतलब बिकॉज आपको एक आउटकम मालूम था ना, आपको एक स्टोरी का आउटकम मालूम है जिसकी वजह से यू कैन से कि मंकी का बिजनेस सही नहीं है। लेकिन अगर ये जो मौलिकात आप कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि वो जाहिर बात है आपकी मनी सेव हो रहा है और फ्यूचर के अंदर वो अच्छा इन्वेस्ट हो रहा है, तो इन्वेस्टिंग इन मंकी वुड yield the same result as well as investing in anything। अगर आप उस पॉइंट पे खड़े होते हैं जहाँ पे मंकी जो है वो सस्ता खरीद के महंगा बिक रहा होता है, क्लियर है। तो अगर हम सर सिर्फ इसकी बात, जी सॉरी आपको एक बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। मुझे उस थोड़ा सा पहले आपने जो बताया था कैपिटल गेन के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहता है, वो आई जस्ट मिस्ड आउट ऑन इट समहाउ। कैन यू प्लीज कम अगेन ऑन दैट? पहले तो देखें, सबसे पहले तो कोई चीज़ खरीदने की जो फिलॉसफी है वो क्या है कि अगर कैसे पता चलेगा कि आप एक मंकी खरीद रहे हैं या एक कोई प्रोडक्टिव चीज़ खरीद रहे हैं। नंबर वन, तो पहला तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मंकी है ये चीज़। अब जैसे उसकी एग्जांपल आपने बहरिया टाउन की फाइल कही, ठीक है ना, कैसे पता चलेगा कोई चीज़ मंकी के कैटेगरी में आ रही है या नहीं आ रही? उसकी जो एक तरीका ये है कि यू नीड टू फाइंड आउट कि उसकी ऑल्टरनेटिव करंट इनकम क्या है, क्या उसके को ऑल्टरनेट, क्या उसकी कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेबिलिटी मौजूद है, क्या वो फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकता है वो एसेट जो भी आप बाय कर रहे हैं, कि इन केस कि अगर आप सेल नहीं कर सके, होल्ड करें, तो उस होल्डिंग पीरियड में आपको उसमें क्या रिटर्न मिलेगा। अगर तो कोई रिटर्न है तो उसकी एक ऑल्टरनेटिव प्राइस मौजूद है, एक इनकम मौजूद है, ठीक है ना। तो उसकी जो प्राइस होगी वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी, वो नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसके रिटर्न से नीचे जाएगी तो दे विल ऑलवेज बी अ बायर। लेकिन उसके ऑपोजिट एक ऐसी कमोडिटी है कि जिसकी उसकी प्राइस में कोई उसका रिटर्न नहीं है। यू कैन नॉट कैलकुलेट इट्स कैश फ्लो, देयर इज नो कैश फ्लो फॉर अ फॉरसीएबल फ्यूचर। लेट्स सपोज 10 साल के अंदर देयर इज नो अर्निंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन की बात कर लो कि अगर आप आज कोई फाइल खरीदते हैं तो आप ये एस्टिमेट नहीं कर सकते कि 10 साल के बाद मुझे कोई रेंटल्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो जो उसकी जो प्राइस होगी दैट विल उसके अंदर सिर्फ एक ही जो है वो होगा कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव इनकम जो कि आप ले सकते हैं। तो कोई कैटेगराइज करने का अब सवाल ये है कि
कोई भी चीज़ सही हो सकती है, मंकी सही है या गलत है, वो सिर्फ उससे नहीं आएगा, वो भी पता चलेगा कि व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव इनकम। तो अगर उसकी अल्टरनेटिव इनकम फॉर फॉरसेकेबल फ्यूचर नहीं है तो उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी और तो उसमें रिस्क ज़्यादा होगा, उसमें रिस्क ऑफ फेलियर भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। वो मंकी भी बन सकता है और कोई और चीज़ भी बन सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई और प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो प्राइस जो है वो उसके अंदर कैश फ्लोज बिल्ट इन हुए हैं, तो उसकी फ्लक्चुएशन कम होगी, वो एक लेवल से कम नहीं जाएगी, तो वो दैट वुड बी कंसीडर्ड टू बी अ सेफ इन्वेस्टमेंट, ब्लू चिप जैसा हम कहते हैं। सर कोई ठीक है ना? एग्जांपल मिल अच्छा। सकती है जिसमें अल्टरनेट इनकम आप जो बता रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हो, मैं या बता कैश फ्लो रिफ्लेक्ट कर ओके, रहा है? और कोई मैं इसको बताता हूँ, एनीथिंग एल्स? सर इसको सर एहसन मंसूरी है हियर सर, इसको हम उससे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ साल पहले आपको याद होगा कि कुछ बिजनेस इंट्रोड्यूस हुए थे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था चैनल, जिसमें होता ये था कि आप एक मेडिकल इक्विपमेंट खरीदते थे फॉर 3000 और 4000 समथिंग, और फिर होता ये था कि आपको दूसरे लोगों को वो इक्विपमेंट बेचना होता था, एंड देन यू अर्न द कमीशन फ्रॉम दोज, और वो आपकी ट्री में ज्वाइन होते रहते थे। फिर कुछ अरसे बाद हमारे सामने एक इसी तरह की कंपनी आई थी जिसका नाम था GMI गोल्ड माइन इंटरनेशनल। ये सब नेटवर्क मार्केटिंग होते हैं। इस तरह एक टाइम्स भी है, तो क्या इस चीज से रिलेट कर सकते हैं हम बिजनेस को? भाई अगर आप जो है कुछ ऐसी चीज़ की प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं, यानी कि भाई यहाँ पे तो बहुत बड़ी मार्केट है, आप जो है आप जाएं, यहाँ पे लोगों को लाइन लगी होती है, वो जो बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये लोग जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बेचते हैं, जी। अब उसमें उसकी देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है ना। अब वो उसके अलावा जो है ये आप कहीं जाएं तो आपको बाबे शाबे बहुत मिल जाएंगे, उसमें जो लाइनें लगी होती हैं लोगों की, तो एक डिमांड तो क्रिएट हुई है जिसके पीछे कुछ नहीं है। मतलब यू ऑल नो, एवरीबडी नोज कि उसके पीछे कुछ नहीं है, लेकिन जब किसी को मसला आता है तो वो फिर यही नहीं सोचता, लेकिन वो भी कहता है कि किसी तरह मसले का हल निकल जाए। तो कहने का मकसद ये है कि आपको बहुत सी प्रोडक्ट्स मिल सकती है जिसकी कोई बेनिफिट ही नहीं है, उसका कोई रिटर्न ही नहीं है, लेकिन लोग उसको खरीद रहे होते हैं जस्ट बिकॉज के अंदर जो है कोई ना कोई हुआ है, कोई ना कोई वो कोई है ना और कोई फसल। मॉनेटरी बेनिफिट उनको नजर आ रहा होता है उसमें। तो अब कहने का मकसद ये है, यानी इस पूरे कर्ज का, इस खासतौर पर स्टोरी का, कि आपको कोई भी ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर भी बहुत सारे शेयर होते हैं आपके। जब आप कोई स्टॉक्स बाय करते हैं, कोई शेयर बाय करते हैं, तो आप नॉर्मली एक इन्वेस्टर, जिसको हम डे ट्रेडर कहते हैं, डे ट्रेडर वो होता है कि जो सुबह आता है और शाम को दुकान की बंद कर देता है और बाय सेल करके अपना स्क्वायर कर देता है पोजीशन को। तो जो डे ट्रेडर होता है वो ज़्यादा रिसर्च नहीं करता कंपनी के बारे में और उसके कैश फ्लोज के बारे में, वो सिर्फ ये देखता है कि उसकी प्राइस क्या चल रही थी और आज कितनी है। तो उसका जो डिसीजन टू इन्वेस्ट होता है वो सोली डिपेंड होता है कि वो व्हाट फ्यूचर प्राइस जो उसको मिल रही है। वो बिल्कुल वही एग्जांपल है जो मंकी की है, ठीक है ना। तो जबकि कुछ ऐसे कंपनीज भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं कि ना सिर्फ वो फ्यूचर प्राइस देख रहे होते हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि कैश फ्लो पोटेंशियल क्या है। बहुत सारे रिसर्च हाउसेस होते हैं कि जो बैलेंस शीट को रीड करते हैं और उसके बाद जो है वो मॉडल के अंदर फिट करते हैं, उसके बाद उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे होते हैं। तो ऐसे जगह अगर आप इन्वेस्टर ऐसे रिसर्च को पढ़ के ऐसी जगह इन्वेस्ट करिएगा कि जहाँ पे यू हैव एन ऑल्टरनेटिव, यानी कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, चाहे वो स्टॉक्स में हो चाहे किसी में हो, आप ये सोचें, फॉर इंस्टेंस फॉर अ ब्रीफ पीरियड, आप ये सोचें अपने आप से कि अगर लेट सपोज कल को मार्केट बंद हो जाती है फॉर 1 ईयर, ठीक है, और मैं इस स्टॉक को लिए बैठ जाता हूँ, तो क्या मुझे ये स्टॉक कोई फायदा दे सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इनकम इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स? अगर वो अच्छा खासा फायदा दे सकता है तो दैट मीन वो स्टॉक स्टेबल है, ठीक है ना, वो मंकी स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर कोई फायदा नहीं दे सकता और इसकी सारी फ्यूचर के किसी एक ऐसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो सिर्फ मटेरियलाइज स्टॉक हो सकती है कि जब यू सेल करेंगे, तो फिर आप कह सकते हैं कि उस स्टॉक के अंदर जो है चांसेस ऑफ फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो इन्वेस्ट करना वैसे ही है जैसे किसी मंकी में इन्वेस्ट करना, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है कि किसी ने जो इन्वेस्ट किया मंकी में वो सही किया या गलत किया, हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से लोगों से ने उसमें फ़ायदा भी उठाया, बहुत से लोगों ने नुकसान भी उठाया, लेकिन अल्टीमेटली सोसाइटी को उसका नुकसान हुआ। इसी तरह से अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे कि जहाँ पे यू जस्ट उसके अल्टरनेटिव इनकम नहीं है, तो आप बहुत से लोग उसमें फ़ायदा उठाएंगे, बहुत से नुकसान उठाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली सोसाइटी के अंदर उसका बेनिफिट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी एग्जाम्पल थी। कोई इसमें कोई कमेंट देना चाहे देन आपने एग्जांपल सर आपसे एग्जांपल पूछी थी जिसमें अल्टरनेट इनकम जो आप बार बार बता रहे हैं उसका एक रिफ्लेक्शन आ रहा हो, तो ये सब सर मैं उसके ऊपर जिसमें एग्जांपल दूं, मैं भी आपके उसके ऊपर थोड़ा सा। जी
सर मैं आई माइट बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम। अगर इन्वेस्टमेंट जैसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपके पास है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, जैसे वो बड़ी अच्छी बात हुसैन ने की थी कि इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट करने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी वगैरह पे, तो क्या ऐसा हो सकता है जैसे कोई आपको बिल्डिंग या अपार्टमेंट नजर आ रहा है, यू बाय दैट, you see a capital gain from that in like 15-20 years, बट ऑल्टरनेट इनकम के तौर पे अगर वो प्रॉपर्टी रेडी है तो आप इनकम रेंट के तौर पे इनकम जनरेट कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल, ये अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके अंदर अगर आपके पास रेंटल इनकम आ रही है तो योर एक्चुअली द प्राइस ऑफ दैट प्रॉपर्टी के अंदर जो बेसिक जो इनपुट होगी वो रेंटल इनकम भी होगी, ठीक है ना। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि प्योरली उसकी वैल्यू जीरो है, बिकॉज उसके अंदर एक रेंटल इनकम भी आ रही है। तो ऐसी तो ये जैसे एग्जांपल कही है कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर ऑल्टरनेटिव इनकम आ रही होती है तो वो ज़्यादा बेहतर जो है साउंड डिसीजन होता है एज कम्पेयर टू ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव इनकम नहीं हो। ये शेयर्स में भी हो सकता है, किसी ने बात की, बहुत कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो रेगुलरली डिविडेंड देते हैं, कुछ शेयर होते हैं जो डिविडेंड भी देते हैं, कैपिटल गेन भी हो रहा होता है, और कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिसको स्पेक्यूलेटिव कहते हैं कि वो कई साल तक डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन एक न्यूज़ आ गई कि कंपनी के बारे में कुछ और उसमें भेड़चाल शुरू हो गई, उसकी वजह से लोगों ने प्राइसेस उसकी हाई कर दी। तो जब उसकी प्राइस हाई हो गई तो जो है उसकी वजह से बाय कर रहे हैं। तो अगर आपका डिसीजन ये है तो वो फिर वो स्पेक्यूलेटिव डिसीजन में आ जाएगा ना। तो उसकी एग्जांपल वही मंकी वाला डिसीजन जो है ना उसका हो जाएगा। तो जी सर मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं। हाँ, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, वो 10 लाख 11 लाख रुपए आप किसी जो है वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें इन फ्यूचर अभी वो फंडिश होंगे, तैयार होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी डिसीजन ले रहे होते हैं कि 2 लोग या 3 लोग मिलके उतनी अमाउंट जमा करके एक ऐसे फ्लैट ले लें या ऐसा घर ले लें जिससे जो है वो जब आपका रेंट आ रहा होता है तो उसको भी जो है वो डिवाइड कर लें। तो ये जो है वो एक जो ये बेटर, बिल्कुल एक बेटर, हाँ बेटर डिसीजन होता है कि आप उसकी उसमें रेंटल इनकम भी आना शुरू हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी कम थी, और जब जो है वो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से आप ऐसा जो है वो जगह नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा आपका रेंटल इनकम आ रही होती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये ज़्यादा साउंड डिसीजन है, ठीक है ना। और इसके दो बेसिकली वर्जन हैं इसमें। एक तो ये कि आपका पर्सनल गेन क्या होता है और सोसाइटी का गेन क्या होता है। पर्सनल गेन तो आपको जरिए बात है होगा, इसमें होगा। एक तो ये कि इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें रिस्क कम होगा, आपको फ्लक्चुएशन कम होगी, और इसमें आपका गेन भी होगा। और सोसाइटी का गेन इसमें सबसे ज़्यादा है। सोसाइटी का गेन ये होगा कि आपकी जो सोसाइटी के अंदर सेविंग से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्जन हो जाती है। जब आप ऐसी चीज़ बाय करते हैं जिसका अर्निंग जो कैश फ्लोज है वो नहीं होती, तो वो सेविंग में चला जाता है इन्वेस्टमेंट से। यानी कि आप समझ लें कि उससे प्रोडक्टिव एक्टिविटी जनरेट नहीं होती। तो यू विल हैव अ स्ट्रक्चरल चेंज। जैसे उसमें मंकी के फॉर्म में आपने देखा कि उनकी सोसाइटी में स्ट्रक्चरल चेंज हुई। कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, कोई और काम प्रोडक्टिव काम कर रहे थे, उन्होंने वो सब छोड़ के मंकी पकड़ने लग गए क्योंकि उसमें रिटर्न ज़्यादा था। तो इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज आती है। तो ऐसे स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो फ्यूचर के अंदर आपकी इकोनॉमी का साइज जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है। और कोई इसमें कमेंट दें एंड विल मूव ऑन, ठीक है। तो ये बेसिक इसका थीम का ये मकसद था। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्टॉक एक्सचेंज। तो विल बी सीन के वो होता क्या है, पहली नंबर 1 काम किस तरह करता है। तो मैं इसको जो स्लाइड लगा देता हूँ। ये स्लाइड आपको क्लियर है, नजर आ रही है?
नॉट येट सर। नहीं आ नो सर, नहीं स्लाइड नजर नहीं। नो सर, नो सर। अब आई नजर जी। तो स्टॉक एक्सचेंज यस सर, तो राजू यहाँ नगर। हाँ ना, यहाँ पे जो है दो तरह के इसमें बेसिकली आपकी किताब में जो है स्टॉक एक्सचेंज के में जो है ना दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया है। एक आपका नेस्डैक है और एक NYSE है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और एक नेस्डैक। वहाँ पे यूएस के अंदर ये दो तरह के एक्सचेंजेस होते हैं। हम जो है इसको डिस्टिंक्शन करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को हम जो है इसको पब्लिक और प्राइवेट मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? और स्टॉक एक्सचेंज जो है एक मार्केट है जहाँ पे जो है शेयर्स ट्रेड होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ठीक है। वहाँ पे एक बोर्ड होता है, एक तरीका होता है ट्रेड करने का। अच्छा, किस तरह से एक पब्लिक और प्राइवेट मार्केट डिफरेंस है, वो नेस्डैक और स्टॉक एक्सचेंज के दरमियान का डिफरेंस पता चलता है। नेस्डैक इज अ प्राइवेट मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज इज अ पब्लिक मार्केट, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड नेस्डैक जो है, अगर आप वो समझेंगे, जो कि केस है बेसिकली किताब में लिखा हुआ है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट और पब्लिक मार्केट में कैसे डिफरेंस है। तो पहला तो हम बात करते हैं नेस्डैक के अंदर। नेस्डैक जो है उसको ऑप्शन मार्केट कहते हैं। ऑप्शन मार्केट क्या होता है? एनीबॉडी? व्हाट इज ऑप्शन मार्केट? ऑप्शन कैसे किसे कहते हैं और होता कैसे है, बताएगा? सर आप ऑक्शन बोल रहे हैं? ऑक्शन? ऑप्शन जी सर, ऑक्शन में एक चीज की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, उसके बाद उस पर बिट होती है। जो हायर बिट होती है उसके अकॉर्डिंगली वो सेल हो जाता है। सर जैसे अगर बैंक ने किसी को इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी दिया, कोई भी चीज़ दी, अगर वो उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं फिल कर पा रहे होते तो बैंक उसको उठा लेती है वापस गाड़ी को, और फिर जब वो गाड़ी सेल आउट हो रही होती है तो वो ऑक्शन जो उस तरह के जो भी आइटम सेल आउट हो रहे होते हैं वो ऑक्शन मार्केट के अंदर हो रहे होते हैं सेल आउट। देखिए, ऑक्शन मार्केट क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे बिडर्स, एक बिडर एक होता है एक कोई चीज सेल करने के लिए, और ऑफर बहुत सारे लोग दे रहे होते हैं, उसमें से कोई एक ऑफर जो है सेलेक्ट होती है, ठीक है। उसको हम ऑप्शन कहते हैं। तो बेस्ट बिट जो ऑफर मीट करती है तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन मार्केट में नुकसान और फायदे क्या हैं, तो इसको समझने के लिए, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ऑप्शन होता है। ऑप्शन का मतलब ये होता है कि शेयर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल OGDC है, तो उसका सेलर भी है, उसका बायर भी है। अगर आप कभी देखें स्टॉक एक्सचेंज का वो कभी किसी ने ट्रेड किया है शेयर्स वगैरह की? जी सर, इंशाल्लाह करने वाले हैं। नहीं, इंशाल्लाह नहीं, मुझे बताया अभी की है किसी नहीं की ना, किसी की है किसी? सर अकाउंट ओपन में इतना लंबा प्रोसीजर है इनका, अभी तक अच्छा, अकाउंट ही ओपन हो रहा है हमारा। आप आगे तो देखें, जब आप ट्रेड करते हैं ना, जो स्क्रीन खुलती है उसके अंदर जो है ना शेयर्स के नाम लिखे होते हैं, बिड होता है और ऑफर होती है, और उसके बाद जो है ना वॉल्यूम लिखा हुआ होता है। तो वो बिड वो होती है कि जिसमें लोग जो है ना खरीदने को तैयार हैं, और ऑफर वो होती है जिसमें लोग बेचने को तैयार हैं, ठीक है। अब ट्रेड क्या हो रही होती है? ट्रेड ना बिड होती है ना ऑफर होती है। जब बिड और ऑफर कहीं मैच करती है तो उसको कहते हैं ट्रेड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट बिड्स, जैसे लेट सपोज कोई शेयर है, उसकी एक बिड है 105, 104, 103, एक ऑफर आई भी 101, 102। तो अब जो है ना बिड और ऑफर, जैसे एक जो लोएस्ट जो हाईएस्ट ऑफर है वो 102 है और लोएस्ट बिड है वो 103 है, ठीक है। तो जब ये ऑफर और बिड बराबर होगी तब ये ट्रेड होगा, ठीक है ना। तो शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर बिडर्स भी होते हैं और ऑफर वाले भी होते हैं। तो जब ये दोनों बराबर होती हैं तब वो उसको ट्रेड कहते हैं। तो वो उसकी उस वक्त की प्राइस होगी। अब फिर क्या होता है कि वो प्राइस पे ट्रेड हो जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट बिड और ऑफर जहाँ मैच करती है वो नेक्स्ट प्राइस होती है। तो ये जो आप देखते हैं ना कि हर सेकंड में प्राइस चेंज हो रही होती है, तो एक्चुअली ये हर सेकंड में जो उसकी बिड और ऑफर होती है वो मैच हो रही होती है। तो इसको कहते हैं ऑप्शन मार्केट। तो यहाँ पे ऑप्शन मार्केट में एक चीज है कि इट हैज वन प्राइस एक ही होगी, एक वक्त में एक चीज की एक ही प्राइस होगी, क्योंकि जो बेस्ट प्राइस होगी वो, यानी बेस्ट बिडर ऑफर जो मैच करेगा वही प्राइस होगी, ठीक है ना। तो ये एक फर्क है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज इस तरह काम कर रहा होता है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। इस पूरे मैकेनिज्म में प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? वो उस वक्त आ सकती है कि ये जो ऑप्शन मार्केट होती है दैट इज क्वांटिटी ड्रिवन मार्केट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्वांटिटी ड्रिवन वर्सेस प्राइस ड्रिवन। तो ये ऑप्शन मार्केट जो सर है आपकी आवाज चलेगी। आ रही है। तो ऑप्शन जी मार्केट सर, जो होती है
वो क्वांटिटी ड्रिवन होती है। इसका मतलब क्या है कि कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की कोई बिड करेगा तो वो जो प्राइस होगी वो जो है वो फॉलो करेगी उस क्वांटिटी को, ठीक है। इसका मतलब मकसद क्या है, मैं इसको ज़रा समझाता हूँ। आप कभी गए हैं वहाँ पे, कभी आपने ऑप्शन देखा है, लाइव ऑप्शन होता है? यस, देख कहाँ पे देखा है? सदर में देखा। सदर में ही देखा सर। सही है, वहाँ एम्प्रेस मार्केट में ना। तो अब आप उसकी एग्जांपल देखें। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वो लाइव ऑक्शन में क्या होता है। एम्प्रेस मार्केट में कोई जब आप जाए ना तो वहाँ छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, वो छोटा सा लाउड स्पीकर होता है उनके पास, और वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो बिड्स वो कह रहे होते हैं कि भाई ये इतने में है, इतने में है। तो अब वहाँ जो है ना सदर में जो है, वहाँ से गाँव से लोग आते हैं, मुख्तलिफ जगह से आते हैं, तो वो बसेस से उतरते हैं, तो वो देखते हैं कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिख रही है, तो वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो वो कहते हैं यार ये जो घड़ी है, जापानीज़ घड़ी है, ये जो है ना मैं 500 रुपये में दे रहा हूँ या 300 रुपये में दे रहा हूँ। तो दूसरा बंदा कहता है नहीं 400 रुपये। तो वो कहता है कि कोई ज़बरदस्त चीज़ होगी तो वो भी बिड लगा देता है। तो जब वो बिड लगाता है तो लेट्स सपोज उसने भी क्या 450 रुपये, तो उस पर फिर कोई ऑफर नहीं लगाता तो वो हिट हो जाती है, तो वो उसकी जो प्राइस है वो 450 हो जाती है, ठीक है। अब वो 450 रुपये हो जाती है, तो ना वो बड़ा खुश होता है। उस पॉइंट पे जो है वो कहता है कि नहीं मैंने उसकी बड़ी ज़बरदस्त डील की है, क्योंकि ये जो घड़ी है ये बहुत कीमती घड़ी है, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा सस्ती मिल गई है, ठीक है। तो जब वो घर जाके उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह देखेगा इंटरनेट पे, और देखेगा तो पता चलेगा कि ये चाइना से बड़ी सस्ती मिल रही थी जो आपने बड़ी महंगी खरीदी, ठीक है। अब सवाल ये है कि फिर वो सोचता है कि वो दूसरे लोग जो हैं वो भी तो बिड कर रहे थे ना, मतलब मैंने तो कोई गलती नहीं की। तो बेसिकली कभी कभी एक जहन में आता है कोई चीज़ खरीदने के लिए कि भाई ये कोई चीज़ सही है या गलत है, तो फिर इंसान रेफरेंस करता है कि यार उस दुकान में तो बड़ा रश है, उसमें तो लोग खरीद रहे हैं, तो कोई चीज़ सही होगी तभी खरीद रहे हैं। तो ऑप्शन मार्केट के अंदर क्या होता है कि जब वो जो बंदा खरीद रहा है उसने देखा कि जो दूसरे लोग जो मजमा लगा हुआ है वो भी बिड वो कर रहा है, तो उन्होंने भी बिड की थी, तो यानी कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो ख़राब चीज़ होगी। तो लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि वो बहुत से लोग जो बिडर्स होते हैं वो सारे वो भी मिले हुए होते हैं, ठीक है, दुकानदारों से। ये उसे जो है बाद में शायद पता चलता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो है आप ये देखें कि जो ऑप्शन जब जहाँ होता है वहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि कोई बहुत बड़ा बिड, फॉर एग्जांपल ओजीडीसी का ऑप्शन हो रहा है, मैं उसको शेयर्स में वो करता हूँ कि ओजीडीसी है उसका ऑप्शन हो रहा है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर आता है मार्केट के अंदर, उसको 1 मिलियन ओजीडीसी चाहिए, लेट्स सपोज, ठीक है। तो उसको 1 मिलियन ओजीडीसी चाहिए, तो उसने ऑप्शन किया और उसने जो है ऑप्शन में आया, उसने बिड लगा दी 1 मिलियन ओजीडीसी, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो बड़े जो कराची स्टॉक्स हैं, ये छोटी सी मार्केट है, वहाँ पे कोई इतने बहुत बड़े तादाद में बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती, वॉल्यूम छोटा होता है। ब्लू चिप कंपनीज हार्डली 20-25 होती हैं, उसके अलावा तो ट्रेडिंग की बहुत कमी होती है। तो ये जो जिसने कभी बिड लगाई है तो इतनी बड़ी ऑफर्स नहीं होंगी। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज उसने बहुत बड़ी बिड लगा दी है, तो वो पहली ऑफर हिट करेगी, दूसरी ऑफर हिट करेगी, तीसरी ऑफर हिट करेगी, ठीक है। तो होगा क्या कि पहली ऑफर अगर लेट्स सपोज 103 पे थी उसने हिट कर दिया, दूसरी 104 पे थी उसने हिट कर दिया, तीसरी 105 पे थी उसने हिट कर दिया, तो प्राइस बढ़नी शुरू हो गई। अब इस पॉइंट पर जो है जो बंदा ऑफर दिए हुआ है वो उसको क्या करना चाहिए? एनीबडी, अगर फॉर एग्जांपल यू आर द पीपल जो कि ऑफर दिए हुए हैं और आपने उसमें स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बिड आई हुई है और वो जो है वो बाय कर रही है, तो वो आपको करना क्या चाहिए, क्या करेंगे आप? वापस ले लेंगे। वापस ले लेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा वापस क्यों लेंगे आप? जी सर मुझे कार ऑक्शन का सर इनके आइडिया है। साथ ही परचेज कर लेंगे और राइट टाइम पे एग्जिट कर जाएंगे। अच्छा, अब देखें ना, एक पॉइंट है को मैं कुछ सवाल करता कि आप बेचने क्यों आए थे अगर वापस लेनी थी? अगर आप बेचने आए हैं तो इसलिए आए हैं कि आपको वो शेयर जो है उसकी जो अगेन वो जो मैं बता ना ऑल्टरनेटिव इनकम, उसके हिसाब से जो है उसकी जितनी जो उसकी इनकम आपको शो हो रही थी वो उस काबिल नहीं है जिस प्राइस पे वो मिल रहा है, तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और उसकी इनकम का है, इसलिए आप सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल एक यही वजह है हो सकती है। तो अगर आप बेचने आए हैं तो एक बिड हाई होने की वजह से आपने शेयर की जो ऑफर है वो हटा छोड़ी, नंबर 1। आपका तो डिसीजन वही होना चाहिए ना, आप पॉइंट समझ रहे हैं बात को? सर प्लीज सर इफ यू रिपीट कैन कर प्लीज देंगे एक कम बार। अगेन, यस प्लीज। अच्छा मैं दोबारा समझाता हूँ। अब आपने कहा कि इसको आप रोक लेंगे, ऑफर हटा देंगे। अच्छा फिर मेरा सवाल ये होगा कि आपने ऑफर लगाई क्यों थी?
अगर आपने ऑफर जो लगाई थी या तो इस वजह से लगाई थी कि आपको अच्छी प्राइस मिल जाए, तो आपने क्योंकि एक ऑफर लगाई है लेट्स सपोज 103 पर, तो दैट मीन्स कि अगर वो चीज़ 103 पे बिक जाएगी तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी, नंबर 1। और वो प्रॉफिटेबल किस तरह से होगी कि आपने जो एस्टिमेट किया उसकी टोटल मार्केट वर्थ लेट्स सपोज वो 100 रुपये आ रही है लेट्स सपोज, तो उसकी ऑल्टरनेटिव इनकम के हिसाब से या कोई भी आपने मॉडल लगाया, उस मॉडल के हिसाब से उसकी वर्थ 100 रुपये आ रही है, और आपने जो है उसको जो है 103 रुपये में आपने ऑफर लगाई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 103 में बिक जाती है तो आपके लिए फायदेमंद होगा, यानी यू आर बेसिकली इन प्रॉफिट। अब सवाल ये है कि आपने वो बिड देख के ऑफर हटा दी, दैट मीन्स के या तो वो एकदम से उसकी कोई वर्थ बढ़ गई, हालांकि उसकी फंडामेंटल्स को कोई फर्क नहीं पड़ा था। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपका ऑफर हटाने का जो वाहिद मकसद है वो ये कि देयर इज वो सट्टा है बेसिकली, कि आपने ये देखा कि एक बहुत बड़ा बिडर आया हुआ है और अल्टीमेटली जो है ना ये जो है प्राइस बढ़ाएगा, तो वाई डोंट मैं थोड़ा रोक लूँ ताकि अच्छी प्राइस बेच दूँ, कोई और मकसद नहीं, क्योंकि आप जो बेच रहे थे उसकी जो वर्थ है वो 103 में आपको प्रॉफिट के साथ वापस हो रहा है। यहाँ बात समझ में आई? क्लियर है? जी सर। बात समझ में आई? तो आप अपना खुद देखिए ना, अब हुआ हो क्या रहा है। अब अल्टीमेटली अगर हर बंदा ये सोचेगा जैसे आप सोच रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, ये ऑफर्स हट जाएंगी। जब ऑफर हट जाएंगी और उसको अगर चाहिए होगा तो क्या होगा, बिड और ऊपर चली जाएगी, तो क्या होगा, अल्टीमेटली प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर उसकी प्राइस उसने 100 रुपए से लगाई थी, तो बाय द टाइम वो 1 मिलियन अपना बाय करेगा, उसके जो लास्ट जो बाय शेयर ट्रेड हुआ होगा वो हुआ 200 रुपए में। क्यों? वजह ये थे लोगों ने ऑफर्स हटा ली और प्राइस बढ़ गई, तो उसका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट आएगी फॉर दैट शेयर इज लेट्स सपोज 150 की आएगी। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? जी तो सर, अब एवरेज सवाल कॉस्ट सही आएगी 150। सही ना, 150 आएगी ना, जबकि उसकी प्राइस 100 थी। तो फिर वो लॉजिक ही नहीं होगी, जो बंदा 100 में बाय कर रहा है उसकी कोई लॉजिक ही नहीं होगी। ठीक है ना? वो क्या करता, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तो स्टॉक से में जाता ही नहीं। मैं कहता कि मैं डिटेल मालूम करता कि बड़े बड़े जिनके पास जो जिन लोगों के पास होल्डिंग है उनकी डिटेल मालूम करता है कि भाई ये 4 होल्डिंग है, ये 4 होल्डिंग अगर मिलाएंगे तो इसकी प्राइस जो है वो 1 मिलियन हो जाएगी, मुझे 1 मिलियन शेयर बाय करने हैं। मैं उनके पास इंडिविजुअली जाता और एक ऑफर रखता है कि भाई मार्केट में प्राइस 100 रुपये चल रही है, मैं आपसे 110 रुपये में लेने को तैयार हूँ। हर बंदा खुशी से दे देता, तो यू कैन गेट अ मिलियन शेयर आउट ऑफ 110 रुपीज। जबकि आप स्टॉक एक्सचेंज में गए तो वही मिलियन शेयर खरीदते हुए आपको 150 रुपए का 150 रुपए पड़े। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मार्केट जो है यहाँ पे बिड्स एंड ऑफर ओपन होती हैं, एवरीबडी नोज कि वो दूसरा बंदा क्या जैसे एक ऑप्शन के अंदर होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि क्वांटिटी ड्राइव कर रही होती है प्राइस को, कि अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी की बिड की या ऑफर की तो प्राइस उसी हिसाब से ज़्यादा बढ़ेगी या कम होगी। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? दोनों लास्ट पॉइंट तो मार्केट क्लियर हो गया सर, हो गया दोनों clear? मार्केट कि आप मिक्सर हो गई हैं। सॉरी, जो दोनों मार्केट थी ना, ऑप्शन की और ये एक्सचेंज की, दोनों आपस में मिक्स हो गई हैं कि कैसे चल रही थी? देखिए अभी तो हम बात कर रहे हैं वो ऑप्शन मार्केट की बात कर रहे हैं ना। ऑप्शन मार्केट के अंदर क्या होता है कि आपकी पोजीशन ओपन होती है, एवरीबडी नोज पे बिड कितनी है, ऑफर कितनी है। उस केस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ग्रीड गालिब आ जाती है, वही वाली बात मंकी वाली, कि यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि यार कि अब यानी कि मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूंगा। मैं 2007 या 6 की बात है, मैं ट्रेजरी में होता था बैंक की, तो मेरा काम फॉरेन एक्सचेंज का ज़्यादा था, तो इसके अलावा शेयर्स वगैरह भी देखता है। तो उस वक्त जो है ना एक क्रैश आया था, ऑलमोस्ट ये 8-9 महीने जो है मार्केट बंद थी। तो OGDC लेट्स सपोज वो जो चल रहा था, आई डोंट नो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा जो कि 200-250 रुपए के OGDC बिड लगाए हुए थे खरीदने के लिए, और जब उसकी प्राइस 120 पे बंद हुई तो फिर वो खरीदना नहीं चाह रहे थे। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि जब आप 250 रुपए में तैयार थे तो अब क्या हुआ, क्योंकि शेयर तो वही है, आपका OGDC जो है ना उसकी फंडामेंटल्स में, और एवरीबडी नोज कि वो मार्केट जो है बंद क्यों हुई थी, क्रैश क्यों आया था, एवरीबडी नोज दैट। तो जब सबको पता है कि मार्केट का मसला क्या था, तो शेयर के अंदर तो कोई मसला होना नहीं चाहिए, फंडामेंटली दे आर एज गुड एज एनीथिंग एल्स। तो अगर आप वो चीज़ जो आप 250 रुपए में उस ज़माने में जब 250 रुपए जब शायद क्रैश हुई थी, तो लास्ट शायद गई थी, तो जब वो उसमें आप बाय कर रहे थे, तो आज इस वक्त क्यों नहीं बाय कर रहे जबकि उसकी प्राइस 100-150 रुपए के नीचे आ गई? तो नोबडी हैज आंसर। इसकी वजह यही है कि बिकॉज लोग जो है रैशनली ट्रेड नहीं करते, दिस इज कॉल्ड इनरैशनैलिटी।
अगर आप समझते हैं कि उसकी प्राइस ये होनी चाहिए उसके उसके कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के बाद, तो आप इस मार्केट सेंटिमेंट को नहीं देखें। लेकिन आप मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल क्या इंस्टीट्यूशंस भी यही करते हैं, देयर इज लॉट ऑफ इनरैशनैलिटी इन्वॉल्व, और ये इनरैशनैलिटी उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब आपकी मार्केट जो है वो जो है ये जिसपे आपकी आपको बिड्स एंड ऑफर्स का पता चलता है, यानी ओपन होती है, एवरीबडी नोज के हर बंदे की पोजीशन क्या है जो ऑप्शन के अंदर होता है। ऑप्शन में क्योंकि सब लोग एक जगह बैठे होते हैं तो आपको मालूम होता है कि दूसरा बंदा कितना बिड कर रहा है। यही आप कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यू हैव अ वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन कि किस बंदे ने कितनी बिड की, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अंदर जो है ये प्रॉब्लम आती है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑप्शन मार्केट जो है वो क्वांटिटी ड्रिवन मार्केट है। नैस्डैक इज एग्जांपल ऑफ एन ऑप्शन मार्केट, और स्टॉक एक्सचेंज PSX भी जो है उसी की एग्जांपल है ऑप्शन मार्केट के अंदर। और उसके अंदर जो है आप कई दफ़ा देखते हैं कि मार्केट क्रैश भी होती है और होती है। तो उसके अंदर उसकी बहुत सी रीजन होते हैं विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल्स, तो दैट मीन्स के दे आर इनरैशनल फैक्टर्स जो कि मार्केट में कभी भी हावी हो जाते हैं, और वो ज़्यादा हावी होते हैं ऑप्शन मार्केट में। यहाँ तक बात क्लियर है? लेकिन सर इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। ऑक्शन मार्केट एक तरह से ओपन मार्केट है, और वो आपको एक प्राइस डिस्कवरी के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब देन द डिमांड एंड सप्लाई किक्स इन, ठीक है ना। तो आई थिंक इट्स मोर जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, कि आपको तमाम बायर और सेलर्स की जो क्वांटिटीज हैं वो सामने डिस्प्ले हो, ताकि आप क्योंकि आपका डिसीजन जो है वो एक वैल्यूएशन पे तो होता है, लेकिन आई मीन योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ड्राइव्स योर डिसीजन एंड द अंडरलाइंग स्ट्रेटजी यू वांट टू अडॉप्ट। फॉर एग्जांपल जो आपने डे ट्रेडर की बात की, तो डे ट्रेडर इज आल्सो ही इज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर टू द मार्केट, एंड स्पेकुलेशन इज नॉट बैड because speculation brings the liquidity, right? Because speculators are the buyers of risk. I mean, they are actually, they are a vehicle for you to transfer the risk, right? तो मेरा ख्याल है कि ऑप्शन मार्केट तो इट्स मोर हेल्दी एंड मोर ट्रांसपेरेंट, एटलीस्ट सारा कुछ सबके सामने है। बाकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे वो OTC का एक मैकेनिज्म है, वो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन मार्केट जो है वो उसमें वो सही है या गलत है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ऑप्शन मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शन मार्केट के अंदर या कोई भी मार्केट इन जनरल, ऑप्शन मार्केट स्पेसिफिक के अंदर यहाँ पे क्वांटिटी जो है उससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ज़्यादा पड़ने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल यही मार्केट अगर ऑप्शन मार्केट है, अगर एवरीबडी बिकेम रैशनल, है ना, अगर रैशनैलिटी पर हर कोई आ जाता है, तो ये ऑप्शन मार्केट के अंदर वो चीज़ नहीं होगी जो मैंने उसको बताया। तो अगर लेट्स सपोज मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा OGTC 1 मिलियन बाय कर रहा है, तो अगर दूसरा बंदा 103 पे सेल कर रहा है और अगर वो रैशनल है, तो वो समझता है कि मैं ये जो 103 है दैट इज़ अ फार गुड प्राइस, और अगर मुझे मिल जाती है तो मेरे लिए फ़ायदा है, और मुझे नहीं पता कि आगे जाके ये 103 से ऊपर कितना जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम। क्या पता वो एकदम से अपने बिड भी हटा ले, कुछ हमें मालूम नहीं है। तो रैशनैलिटी का तकाजा ये है कि अगर वो अपने बिड नहीं हटाता तो यही मार्केट सही रहती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज़ सही ऑप्शन मार्केट में प्रॉब्लम है, ये कह रहा हूँ कि रैशनैलिटी ज़्यादा, इन रैशनैलिटी जो है ना वो ऑप्शन मार्केट में बिलखुसूस जो है वो ज़्यादा उभर के सामने आती है। इसकी वजह से जो ब्लॉक ट्रेड्स होते हैं, ब्लॉक ट्रेड का मतलब है कि वो जो ट्रेड जो कि बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं, वो अमूमन जो है वो अगर यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज से आउटसाइड हो रहे होते हैं, खासतौर पर कराची स्टॉक एक्सचेंज से, एक पॉइंट समझ लें कि मार्केट की डेप्थ, अगर आपकी मार्केट की डेप्थ बहुत बड़ी है तो वो बड़े बड़े सौदे भी इसमें हो जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट की डेप्थ कम है, फॉर एग्जांपल PSX की बात कर लें, PSX के अंदर हार्डली मेरे ख्याल से हार्डली 20-25 या 40 शेयर ऐसे होंगे कि जो या 20-25 शेयर ज़्यादा नहीं होंगे, 30 होंगे जो 1 मिलियन से ज़्यादा डेली वॉल्यूम वाले होंगे। बाकी सारे जो अक्सर जो है वो ऐसे होंगे इनकी वॉल्यूम बहुत कम है। तो कोई ऐसा बंदा जो ऐसे शेयर्स में, या अगर आप 50 शेयर्स ऑनवर्ड जाएँ तो उसमें तो बहुत कम वॉल्यूम आता है। तो उस ऐसे वॉल्यूम के अंदर ऑप्शन मार्केट में जाना फॉर इन्वेस्टर यानी कि हो सकता है उसके लिए इतना अच्छा ना हो एज कम्पेयर टू आउट ऑफ OTC में सेटल कर जाना। तो क्योंकि तो ये मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज एवरीबडी हैज़ एक्सपोज, यानी कि हर एक की बिड्स आपको मालूम है, हर एक का पोजीशन मालूम है, तो इसके अंदर क्वांटिटी जो है वो प्राइस को अक्सर ड्राइव करती है, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ तक समझ में आई बात? तो मैं ये नहीं कह रहा कि लेकिन सर ये बताएं ना कि जी आप कर लें, आप कर लें। नहीं सॉरी,
नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो हमारी मतलब क्वांटिटीज तो विजिबल होती हैं, लेकिन पीछे आइडेंटिटी ऑफ कोर्स विजिबल नहीं होती। और मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि इतनी मतलब माशाल्लाह से 6 से 7 बिलियन रोजाना ट्रेड हो रहा है वैल्यू टर्म्स के अंदर। एक 7 खरब की मार्केट है कैपिटलाइजेशन की। आई थिंक comparing to the GDP of the country and the rest of the numbers, I think we are not that I mean that bad. And by the way, sorry, let me tell you it's important to highlight that I work for Pakistan Stock Exchange actually. So I can be biased on that. नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक सिर्फ बात बताऊं, मैं NCCPL वालों से बात कर रहा था, तो हम ऐसी टॉपिक पे बात हो रही थी कि भाई ये जो मार्केट है इसमें जो है ना झटके बहुत आते हैं। और ये आपकी बात सही है कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है इसका GDP के हिसाब से, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जो इन्वेस्ट आप ढाका की मार्केट देख लें, बांग्लादेश में 2.1 बिलियन इन्वेस्टर्स, एक्टिव इन्वेस्टर्स। आपके यहाँ कितने हैं? 1.5 लाख मुश्किल से। मतलब दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। तो अगर आप स्टॉक चेंज में हैं तो शायद आपको ये मालूम हो कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर बेस है वो बहुत कम है। यानी कि आप एक छोटा सा, जैसे मैं एक एग्जांपल ढाका की एग्जांपल दी है, तो बांग्लादेश की जो स्टॉक्स की जो वॉल्यूम वाइज छोटी है एज कम्पेयर टू PSX, लेकिन वहाँ पे जो है इन्वेस्टर है 2.1 मिलियन का इन्वेस्टर बेस है, जबकि पाकिस्तान में अभी भी वो 1.5 लाख का इन्वेस्टर है टोटल की बात कर रहा हूँ, जो कि बाइंग सेलिंग करता है। तो नए लोग इसमें नहीं आते। तो जब नए लोग नहीं आते तो कोई बंदा, बात हो रही थी कि किस तरह से लोगों को लाया जाए, तो मैंने कहा कि देखें, होता ये है कि जब आपकी मार्केट बढ़ने लगती है तो क्या होता है कि नए नए रिकॉर्ड बनने लगते हैं। एक आपकी न्यूज़ आती है कि MCSI में आप चले गए हैं और ये सब हो गया, तो बहुत सारा नया ब्लड, पढ़े लिखे लोग जो है वो मार्केट में आ जाते हैं, और वो फिर जब एंटर होते हैं तो वो बड़ी अपनी कैलकुलेशन करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और एक पॉइंट पे कहते हैं कि नहीं मार्केट बड़ी ज़बरदस्त है, डिविडेंड पे आउट रेशो बड़ा ज़बरदस्त है, और प्राइस बड़ी अच्छी मिल रही है, फीस बड़े अच्छे हैं, तो आप एंटर हो जाते हैं। तो फिर ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, मार्केट गिर जाती है अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंडामेंटल्स, तो वो बदल हो जाते हैं और फिर वो मार्केट से चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो है मार्केट में वो इन्वेस्टर बेस हमारा नए लोग नहीं आ रहे होते। तो और कंसंट्रेशन सर जब वो चले जाते हैं तो मार्केट बढ़ जाती है, वो जब वो और चले जाते डिसऑर्डर हैं हो मार्केट जाता बढ़ जाती है। तो जब वो मार्केट बढ़ जाती है तो फिर वो तौबा कर लेते हैं कि आइंदा से सारी जगह इन्वेस्ट करेंगे, इस मार्केट में नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप कैसे किसी को मार्केट में लाएंगे नया, नंबर 1। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि देखें, यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी दूसरी मार्केट को देख लें कि यू हैव अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहाँ पे स्टेट बैंक इंटरवीन करता है, सही है। यू हैव अ बॉन्ड मार्केट जहाँ पे सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है। शेयर मार्केट में कोई इंटरवेंशन नहीं है। तो देयर इज नो बुक मेकर इन द स्टॉक मार्केट। दुनिया में हर जगह बुक मेकर मौजूद है, तो यहाँ बुक मेकर मौजूद नहीं है। बुक मेकर मतलब कि वो बंदा जो कि मार्केट को चलाए बेसिकली। तो मैंने ये कहा कि भाई आप जो 200-300 बिलियन का 400 बिलियन का एक फंड बना दें, और वो सिर्फ ये काम करे कि फंडामेंटल से जब ज़्यादा वो बाय सेल करके उसको लाइन पे लिया है, तो वहाँ पे फिर स्पेकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसी जगह पे जहाँ एब्रेप्टली जो है मार्केट गिर जाती है और फिर हम कहते हैं कि वो इनरेशनल हो गई है और वो फंडामेंटल्स के अगेंस्ट हो गई है, तो ऐसी चीज़ की वजह से जो है ना लोग फिर नहीं आ रहे होते। तो ये बात सही है आपकी, बहुत अच्छी मार्केट है और वॉल्यूम वाइज बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि वाई नए लोग नहीं आ रहे। बिल्कुल आपकी बात सही है सर। तो इसलिए जो कुछ मार्केट जायंट्स हैं वो we are probably the worst in terms of population ratio 0.1% हमारी पॉपुलेशन है। इससे फिर 2,31,32,000 के करीब इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं अगेंस्ट अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 200 मिलियन 220 मिलियन। दैट इज फाइन, बट देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चरल इश्यूज आल्सो ना सर। यहाँ पे जिसके पास पैसे होते हैं या वो प्रॉपर्टी खरीदता है या वो नेशनल सेविंग में अपने सर्टिफिकेट लगा देता है। अभी मेरे भाई मेहदी कह रहे थे कि अकाउंट खुलवाया उन्होंने, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन में ही बेचारे लॉस्ट हो गए हैं। और हमारे यहाँ पे जो है ना, और जबकि इसके इक्विवेलेंट 70-80 लाख इस वक्त 70-80 लाख इन्वेस्टर है जो आपका नेशनल सेविंग के अंदर, और अरबों खरबों के हिसाब से वहां पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। दैट इज अ लीकेज, बिकॉज वहां पे आपको जाके पैसा नेशनल सेविंग लेने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन खास नहीं देना पड़ती। लेकिन व्हेन यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज यू नीड टू गो थ्रू अ बिग लिस्ट ऑफ स्क्रीनिंग, KYC, AML, CFT, FATCA एंड an endless journey. So there are certain structural issues also, but FATF, yeah. But yes, I mean there are always alternatives. There's nothing perfect. There is nothing ना कोई अच्छा है ना बुरा है,
बाकी ये जो इंटरवेंशन आप कह रहे थे, यस, ये होता है कभी कभार। ये जो फंड्स बनते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, दे इन्वेस्ट इन एंड दे ऑलवेज मेक मनी। एनआईटी और लास्ट बात देखे ना, ये इसलिए बना था एनआईटी। जी, मैं नाम जो नहीं बना लेना था, चाह रहा था जी। हाँ, तो इस तरह के भी हैं, और उनके इन्फ्लुएंस भी होते हैं कुछ ऐसे इदारों के ऊपर जहां से वो मतलब ये पंप इन हो सकता है, और वो बड़ी अच्छी वैल्यूएशंस के ऊपर आते हैं। दे ऑलवेज whoever invest long term in the stock exchange is a winner. Even if you compare the last 30 years return on all asset classes, including gold, real estate, foreign exchange, even for that matter, the stocks return has outperformed, over the long run. So stock exchange investment is a long term, game. That's all my view is. ठीक है। Thank तो सर एक और चीज, सर वो अभी जो बात हो रही थी ना कि हम how will be able to bring more investors in the stock market, तो सर मैं एक थोड़ी सी पिछले दिनों पहले, जैसे हमारा वो टैक्स नेट था, उसमें एफबीआर ने काम कर रहा था कि टैक्स नेट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरह से लाया जाए। तो व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने जो आपकी ये फॉर्मेलिटीज होती हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की, इसको बहुत आसान कर दिया था, और इस लेवल पर आ गए थे कि एफबीआर ने अपनी एक मतलब एक ऐप भी लॉन्च कर दी थी, आप लोगों को याद होगा। और फिर उससे हुआ ये कि वो टैक्स नेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, और आपके मतलब एक सिग्निफिकेंट उसमें इंक्रीज हुआ था। तो जैसे अभी वही वाला क्वेश्चन हुआ था कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा है कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर सोच भी नहीं सकता, या सोचता ही रह जाए कि किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि इतनी डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, और फिर वो ऑल्टरनेटिव ढूंढता रहता है। नंबर वन। सर सेकंड क्वेश्चन जो मेरा ये था वो ये कि आप जो कह रहे थे ना कि ऑक्शन मार्केट में रैशनैलिटी वाली बात, तो सर हु विल डिस्क्राइब दैट रैशनैलिटी? who will describe that? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ ना कि पीपल, यानी व्हाट इज रैशनैलिटी। रैशनैलिटी ये होती है कि आप अपने जो डिसीजन है वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के बेस पे करें, और उसमें जो बेनिफिट है वो आपकी प्राइस आ रही है, और कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो कि आपके हैं। तो अगर आपकी प्राइस उस बेनिफिट से ज़्यादा की मिल रही है तो वो आपको वो डिसीजन जो है वो सेल करने का होना चाहिए। इसको कहते हैं रैशनल। अगर आप जो है डिसीजन इसके बेस पे ना करें, उसके फंडामेंटल वैल्यूज के बेस पे और सिर्फ इस बेस पे करें कि उसकी प्राइस अभी क्या आ रही है, और इस हिसाब से आप एक्सपेक्ट करें कि आप कल को, यानी जिस तरह प्राइस बढ़ रही है तो आप एक टेक्निकल फॉर्म में आप कहें कि भाई आपकी कल को प्राइस और बढ़ जाएगी, उसके बेस पे अपना डिसीजन रखें, तो वो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? तो जी नहीं, लेकिन इसमें तो हर मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रैशनैलिटी भी चेंज होती रही ना, यानी कोई बड़ा इन्वेस्टर है उसके लिए पॉइंट ऑफ रैशनैलिटी दूसरा है, मेरे कोई छोटा इन्वेस्टर है उसके लिए पॉइंट ऑफ रैशनैलिटी दूसरा होगा। तो मतलब ये किस मैच किस तरह से करेंगे, जिस तरह डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पर आते हैं तो वहां पे अगर इनरैशनैलिटी गालिब होगी तो आपकी स्टॉक मार्केट इनरैशनल बिहेव करेगी, वो फंडामेंटल्स से रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। और रैशनैलिटी गालिब होगी तो वो जो है वो फंडामेंटल्स पे रिफ्लेक्ट करेगी। अमूमन जो है हमने देखा है कि इन शॉर्ट रन जो है मार्केट अक्सर इनरैशनल होती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर वो फंडामेंटल से करीब आ जाती है। ठीक है ना? तो शॉर्ट रन में नॉइज ज़्यादा होती है। ठीक है? तो ये इसमें हम नहीं कह सकते कि वो रैशनल होगी, है तो डिपेंड करता है कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। अगर ज़्यादातर लोग इनरैशनल बिहेव कर रहे होंगे तो आप इन्वेस्टमेंट कर लें उस मार्केट को। मार्केट की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है ना, ये तो दैट इज अ कंबाइंड विजडम ऑफ द पीपल जो कि वो उसमें फेस कर रहे हैं। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी सर 1.5 आवर्स हो गए और हम लोग भी पहले टॉपिक पे ही हैं, ऑप्शन मार्केट पे। तो बहुत लंबी डिबेट हो। चले तो अब ये है कि ये ऑप्शन मार्केट को कहते हैं। इसके अंदर जो सेलिंग फीचर्स है वो ये है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन होती है, हमने डिस्कस कर दिया, और जैसे नैस्डैक हो गया। इसके ऑपोजिट एक होती है डीलर्स मार्केट। डीलर्स मार्केट का जो ये है एग्जांपल है वो ऑप्शन मार्केट एग्जांपल NYSE है, और डीलर्स मार्केट की एग्जांपल है नैस्डैक। अच्छा, डीलर्स मार्केट में क्या होता है, देयर आर ग्रुप ऑफ डीलर्स और हर कोई अपनी एक इन्वेंट्री रखता है। ऑप्शन मार्केट में ब्रोकर्स के पास दे आर टेक्निकली यानी इनलीगल है कि वो अपनी इन्वेंट्री रखें। ठीक है ना? डीलर मार्केट में क्या होता है कि एवरीबडी हैज एन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक्स शेयर, और ये इसी तरह से जैसे आप जुमा बाजार कह लें डीलर को। जब आप किसी जुमा बाजार में जाते हैं तो आपको पता है कि दे आर डिफरेंट स्टॉल। वेजिटेबल के आप स्टॉल पे जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो आलू बिक रहे हैं, 10 जगह बिक रहे हैं वो, और हर बंदा जो है अपना एक इन्वेंट्री रखा हुआ है। अच्छा, वहाँ जो प्राइस होगी, अब क्या होगा कि वहाँ पे एक वक्त में एक ही आइटम जो है वो कई दफ़ा ट्रेड हो रहा है। देयर इज नो वन प्राइस इन द डीलर मार्केट।
ऑक्शन मार्केट में जब एक प्राइस थी, डीलर मार्केट में जो है एक ही, जैसे अगर ओजीडीसी या डीलर मार्केट में बिकेगा तो वो हर डीलर अपनी प्राइस खुद दे सकता है, तो देयर इज नो वन लॉ ऑफ वन प्राइस, नंबर वन। दूसरा ये कि वो जो प्राइस होगी वो बताएगी कि वो क्वांटिटी कितनी कोई बंदा बाय सेल करता है। तो आप किसी बंदे के पास जाएंगे, किसी डीलर के पास जाएंगे, जैसे लेट्स सपोज आपको बाय करना है ओजीडीसी, तो आप जाएंगे डीलर के पास और उससे कोट पूछेंगे, वो कोट क्या है, आप मुख्तलिफ लोगों से कोट पूछते रहेंगे, जो कोट आपको पसंद आएगा उससे आप डील करेंगे बेसिकली। तो इसको कहते हैं प्राइस ड्रिवन। तो ऑक्शन मार्केट बिकम्स अ क्वांटिटी ड्रिवन मार्केट, कि वो क्वांटिटी ड्राइव्स द प्राइस, और डीलर्स मार्केट इज अ प्राइस ड्रिवन मार्केट, दैट मींस प्राइस ड्राइव्स द क्वांटिटी। तो अगर आपको प्राइस कोई पसंद आ गई तो आप वो बाय कर लेंगे। तो इस तरह से होता है। कोट क्या होता है? कोट ये होता है कि जिसके अंदर बिड एंड ऑफर ये दोनों मिक्स होती है। एक आम मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट में फर्क ये होता है कि आम मार्केट के अंदर रोल्स अज्यूम होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप दुकान पे जाएं, आप कहें कि भाई अंडे कितने के हैं, आप कहें कि एक लेट्स सपोज 30 रुपए के हैं, तो आप और दुकानदार जो है वो कहेगा कि वो सेलर होगा और आप बायर होंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि ये अंडे ले लो और 30 रुपए मुझे दे दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो द रोल इज डिफाइंड। ठीक है, लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर रोल डिफाइंड नहीं होते, तो क्या होता है कि आप कोट कहते हैं कि भाई कोट क्या है, तो वो एक जो कोट देता है उसके अंदर बिड होता है और ऑफर होता है, तो बिड एंड आस्क स्प्रेड जिसको हम कहते हैं। तो जैसे उसने कोट दिया शेयर का 100 एंड 103, तो 100 मीन्स के 100 वो बाय करेगा और 103 पर वो सेल करेगा। अगर आपको उसमें कोई भी चीज़ अगर आप पसंद आता है, आपने डील कर दी है, लेट्स सपोज आप अगर सेल कर रहे होंगे तो आप जो है 100 पे जो है वो सेल कर देंगे, अगर बाय कर देंगे 103 बाय कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ना प्राइस वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जो कि जो ऑक्शन मार्केट में नहीं होता। ऑक्शन मार्केट में एक वक्त में एक ही प्राइस हो सकती है, ओटीसी मार्केट में एक वक्त में मुख्तलिफ प्राइस हो सकती है। ऑक्शन मार्केट इज क्वांटिटी ड्रिवन मार्केट एंड ओटीसी इज अ प्राइस ड्रिवन मार्केट। अच्छा, यहाँ पे जो ओटीसी है, नैस्डैक जो है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ ओटीसी मार्केट है, यानी कि ये डीलर्स का एक नेटवर्क है और उन्होंने अपने आप को जो है एक ऑर्गेनाइज किया हुआ इन फॉर्म ऑफ ऑटोमेटेड कोटेशन सिस्टम। इसको हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ओटीसी कह सकते हैं, एनीथिंग, एनी इंडिविजुअल जो कि आउटसाइड द मार्केट डोमेन। मैंने जो एग्जांपल दी आपको, तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको 1 मिलियन ओजीडीसी बाय करना है, तो वन ऑप्शन इज गोइंग टू द ऑक्शन मार्केट, और वो ये कहेगा कि भाई मुझे जो है 1 मिलियन का बिड लगाएगा, और जब बाय द टाइम वो अपनी मिलियन रखेगा तो वो जो है 150 पे उसकी वेटेड एवरेज आएगी। एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ओटीसी मार्केट में जाएगा, वो ये देखेगा कि बड़े बड़े बायर्स कौन है और आउट ऑफ मार्केट सेटलमेंट करेगा। वो लेट्स सपोज बायर से कहेगा कि इसकी प्राइस 100 रुपए चल रही है, मैं आपसे 110 रुपए में जो है ना बाय करने को तैयार हूँ। आज दूसरा बंदा, हर बंदा ये सोचेगा कि एक तो ये नहीं पता कि वो बंदे ने कितने और से कहा है, दूसरा ये क्या उसको ये भी नहीं पता वो कितना शेयर बाय करेगा। तो एवरीबडी इज थिंकिंग कि भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, तो वो जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल करेगा, उसको पैसे देगा, वो शेयर सीडीसी से इंस्ट्रक्ट करेगा कि इस बंदे के नाम पे ट्रांसफर हो जाए, शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे और मार्केट में वो चीज़ नहीं आएगी। इसको कहते हैं आउट ऑफ मार्केट सेटलमेंट। तो ये नैस्डैक में ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, हम लोग जो है हम ये कह सकते हैं कि एक ओटीसी के फॉर्म में हो रहा हो। ठीक है ना, ऐसी चीज कोई ऑर्गेनाइज है? जी जी सर, जी सर है। हमारे यहाँ एक काउंटर है एनडीएम, उसको कहते हैं नेगोशिएटेड डील्स मार्केट। सो ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने अभी मिसाल दी ना, जब आप एक ब्लॉक ट्रेड कर लेते हैं उसके बाद यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द स्टॉक एक्सचेंज। ये इनिशिएट एक्सचेंज के सिस्टम के ऊपर ही होती है, लेकिन जैसे आपने सही कहा कि ये ना तो इसकी सेटलमेंट थ्रू नेशनल क्लियरिंग उस तरह से हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ यू नो द रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती, ये काउंटर पार्टी आपस में इसको सेटल कर रही होती है, लेकिन ये रिपोर्ट होती है एक्सचेंज के ऊपर और रोजाना एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर ये होती है, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस के अंदर रिपोर्ट होती है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग अ ट्रांजैक्शन। और इसका फायदा क्या है? इसमें फायदा क्या है कि मुझे ब्लॉक ट्रेडर को जो है वो ज्यादा बेहतर जो है डील मिल जाती है। वाई? बिकॉज वो उसको अपनी पोजीशन एक्सपोज नहीं करनी पड़ती इन फ्रंट ऑफ लार्जर ऑडियंस। ठीक है, एक चीज जो इन्होंने बात की मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ। इन्होंने कहा कि जो ओटीसी मार्केट होती है वो जो है रिस्क उसमें जो है ज्यादा होता है और एक्सचेंज में नहीं होता। इसकी वजह यह है कि काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क जो है ना वो एक्सचेंज खुद गारंटी करता है। एक चीज समझ लें, इसको मैं समझाता हूँ कि आप कोई शेयर आप बाय करते हैं ओजीडीसी का, लेट्स सपोज आप शेयर सेल करने गए मार्केट में और आपने सेल कर दिया, लेट्स सपोज आपने सेल किया 200 रुपए में, तो आपको क्या मालूम है कि इसने बाय किया है? जी, एनीबॉडी? आई डोंट थिंक सो सर, कि मालूम होगा। तो जब आपको मालूम नहीं है तो ट्रेड कैसे हुई? क्योंकि ट्रेड के लिए बायर और सेलर होना बड़ा जरूरी है।
तो जब तक आपको ये नहीं मालूम कि बायर कौन है इसमें, तो आपने ट्रेड काउंटर पार्टी कौन है, तो विदाउट अ काउंटर पार्टी क्या ट्रेड हो सकती है? सर बीच में इंटरमीडिएट स्टॉक एक्सचेंज हमारे लिए रहा ना वो प्लेटफॉर्म, तो वही हमारे लिए बायर हुआ हमारा। यस, तो एक्चुअली जो है उसका काउंटर पार्टी स्टॉक एक्सचेंज है। तो फॉर एवरी अदर ट्रांजैक्शन काउंटर पार्टी स्टॉक एक्सचेंज होता है। और क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इज टेक्निकली इज एज गुड एज नॉन डिफॉल्टिंग, तो इस वजह से क्योंकि हम कहते हैं ना कि हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट काउंटर पार्टी स्टॉक एक्सचेंज है, और स्टॉक एक्सचेंज में जो डिफॉल्ट के चांस कम है, ना होने के बराबर है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता। जबकि अगर आप ओटीसी करेंगे तो काउंटर पार्टी शायद दूसरी पार्टी होती है, तो उसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज की कोई गारंटी नहीं होती, तो इस वजह से उसका डिफॉल्ट रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा फर्क है जो उन्होंने बात की थी ना रिस्क मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना? क्लियर है? सही। इसमें कोई ऐड करना चाहेंगे? नहीं सर, परफेक्ट, थैंक यू। तो ये दिस इज हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। ये मैं थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म बता दिया। अच्छा, ये आपकी बाकी चीज़ें कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें जो है ना वो आप किताब में पढ़ लीजिएगा। आपकी किताब में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है उसकी मैकेनिज्म। मोरलेस सारी स्टॉक एक्सचेंजेस जो है ना वो एक ही तरह वर्क कर रही होती हैं। तो वो मेरा मकसद वो नहीं था कि आपको ये बताना कि कैसे वर्क करता है, वो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। और कोई सवाल है तो वो बता दूंगा आपको। लेकिन ये कि मेरा मकसद था एक डिफ्रेंशिएट करना कि ऑर्गेनाइज्ड और ओटीसी मार्केट यानी प्राइवेट और पब्लिक मार्केट में बेसिक फर्क क्या है, किस जगह वो फर्क आता है, और वाई पीपल प्रेफर और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और वाई पीपल प्रेफर एंड प्राइवेट मार्केट, ठीक है ना? वाई पीपल प्रेफर डीलर्स मार्केट वर्सेस ऑप्शन मार्केट। क्लियर है? तो हम आगे इसको बढ़ रहे होते हैं, ठीक है? इफ एनी यू हैव एनी क्वेश्चंस तो वो कर लेते हैं, विल मूव ऑन। ठीक है, कोई सवाल है, कोई ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन, कोई सवाल? विल क्लोज दिस टॉपिक ना स्टॉक चेंज पर, या कोई सवाल को पूछना है इसमें तो और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो विल नाउ फिर हमने जो है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो कॉस्ट ऑफ मनी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जिसमें रिस्क और एक्सपेक्टेड 4 फैक्टर्स आई थिंक ये डिस्कस हुआ था ना। लेकिन इसमें बेसिकली ये है कि अब ये जो लास्ट पोर्शन है वो मनी पर है कि हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशन, प्रोडक्ट्स। नाउ द लास्ट थिंग इज द इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ मनी। तो बेसिकली ये बता रहे हैं इसमें ये जो टॉपिक है इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करता है इंटरेस्ट रेट को। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट की जो बात की है, कॉस्ट ऑफ मनी, द कॉस्ट ऑफ डेट जो है उसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के। तो एक तो होता है अगर आपकी डेट इन्वेस्टमेंट तो इंटरेस्ट रेट कहेंगे, अगर आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन। डिविडेंड्स वो होते हैं जो कैश फ्लो रिटर्न आपको मिल रहे होते हैं, कैपिटल गेन वो होते हैं कि जो आपकी प्राइस एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होती है। What are the factors that influences that cost of money? तो इसमें ये 4 मेजर फैक्टर्स हैं। वन इज प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स कि द डिमांड इन द इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज़्यादा होगी, फैक्ट्रियाँ चल रही होंगी, तो व्हाट विल हैपन, द डिमांड ऑफ मनी विल गो अप। तो क्या होगा कि आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। सेकंड, टाइम प्रेफरेंस ऑफ कंजम्पशन। ये क्या होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंशिएट होता है, क्योंकि आपके पास जो पैसा आता है वो उसमें कुछ आप सेव करते हैं, कुछ आप इन्वेस्ट करते हैं। तो द डिसीजन टू सेव और इन्वेस्ट दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम प्रेफरेंस ऑफ कंजम्पशन। अगर आप जो है आपके पास पैसा आपके लिए बड़ा जरूरी है, आपको बहुत सारे जरूरी काम करने हैं, तो आप जो है सेव करने के लिए यू डिमांड मोर रेट टू सेव। लेकिन अगर आपके पास जरूरत घर की पूरी हो गई है एंड यू हैव सरप्लस मनी, तो आप कम रेट पे भी सेव कर लेंगे। तो आप ये देखें बहुत सी इकोनॉमीज के अंदर सेविंग रेट्स जो है ना वो बहुत कम होते हैं, किसी जगह पे ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ पे ज़रूरियात लोग अपने ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो वहाँ पे सेविंग बहुत कम होती है। यूएस की फॉर एग्जांपल इकोनॉमी एग्जांपल, और उसके पैराडॉक्स यानी उसकी दूसरी साइड है जापान की, जहाँ पे ज़रूरत से बहुत ज़्यादा यानी उनकी ज़रूरियातें बहुत कम होती हैं, तो वो सेव ज़्यादा करते हैं। तो वहाँ पे आप जापान में देखें अक्सर जो इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि तो दूसरी फैक्टर जो होगा वो ये कंज्यूमर साइड का होता है, यानी जहाँ से वो पैसा आ रहा होता है सेवर साइड का, कि उसकी टाइम प्रेफरेंस क्या है। तीसरा होता है रिस्क। रिस्क मीन्स के जो सिक्योरिटी आप बाय कर रहे हैं उसमें क्या उसका रिस्क क्या है। रिस्क इज द एक्चुअल नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड। क्या आपने जो एक्सपेक्टेशन बताई हुई है, क्या चांसेस आपके ख्याल में है कि वो एक्चुअल उसकी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो रिस्क वेरी करता है। ये भी डिपेंड करता है कॉस्ट, हायर रिस्क हायर रिटर्न, लोअर रिस्क लोअर रिटर्न। तो एक ऐसा बॉन्ड है जो उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो उसके लिए उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा रेट पे ही आप इन्वेस्ट करेंगे, तो हायर रिस्क होगा तो रेट बढ़ जाएगा। तो और चौथा इन्फ्लेशन है, क्योंकि आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड हम रेट देख रहे होते हैं, तो जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी उतना ही आपका नॉमिनल रेट भी बढ़ जाएगा। तो रियल रेट, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो डिसीजन होता है वो नॉमिनल पे नहीं होता, रियल पर होता है।
तो in case of inflation, I think you know what is the difference between nominal and real. Nominal आपका कैश की फॉर्म में या अमाउंट की फॉर्म में होता है और रियल परचेजिंग पावर की फॉर्म में होता है। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो नॉमिनल के हिसाब से नॉमिनल बढ़ जाता है ताकि आपका रियल सेम रहे, ठीक है ना। जो पॉलिसीज होती हैं जो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करती हैं, फेडरल रिजर्व पॉलिसीज इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करती है, किस तरह करती है ये एक लंबी कहानी है और आप शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे या कहीं पढ़ेंगे। बाकी फेडरल बजट डिपेंड करता है, ऊपर वाला मॉनेटरी पॉलिसी है, सेकंड फिस्कल पॉलिसी है, बिजनेस एक्टिविटी है मैंने डिस्कस किया, और तीसरा ट्रेड जो आजकल के ज़माने में बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको करंट अकाउंट कहते हैं। तो करंट अकाउंट भी आपके आप देखें ना, करंट अकाउंट बढ़ता है तो आपका डॉलर का पे प्रेशर आता है, इंटरेस्ट रेट में इनडायरेक्टली आता है, ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। These are the external factors like exchange rate and country risk. This is basically जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे ओवरव्यू कि एक फर्म जो है वो किस तरह से the first is the sales revenue cost required and then you come up with FCF. This is called free cash flow and free cash flow से value पे depend करता है। तो value is the present value of all the future benefits और उसके अंदर जो न्यूमरेटर्स हैं these are the cash flows, डिनोमिनेटर जो है वो आपका डिस्काउंट रेट है, यहाँ पे उसको वैक कहते हैं। वैक क्या है, इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो अगर आपकी जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ज़्यादा होंगी उसके डिस्काउंटिंग के बाद तो आपकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी। तो द वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन दीज टू फैक्टर्स, वन इज कैश फ्लोज एंड दूसरा आपका वैक है। और वैक निकालने का तरीका क्या है, वैक जो है दे आर डिफरेंट फैक्टर्स जिसके अंदर आपका जो है कॉस्ट ऑफ डेट होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, वो मिलाते हैं उसका वेटेड एवरेज बनता है। ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बेसिक वैल्यूएशन का जो है ना ये एक बेसिक इन अ नटशेल, ठीक है। एनीथिंग एनी क्वेश्चन इन दिस? फैक्टर जो था ना उसमें प्रोडक्शन फैक्टर समझ नहीं आया था। प्रोडक्शन फैक्टर ये होता है कि देखें अगर इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो व्हाट विल हैपन, इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन हो रही होगी। तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो एक्सपेंड करेगी इकोनॉमी, एक्सपेंड करेगी तो फैक्ट्रीज बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। जब एक्सपेंड करेंगे तो उनको पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए, तो क्या होगा, डिमांड ऑफ मनी बढ़ जाएगी, क्लियर है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ इसलिए उसकी जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ जाहिर बात है, जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। ठीक। नाउ विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर जो आज करना था, लेकिन हमारे पास टाइम अभी थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन इंशाल्लाह तो अभी जितना हो सके करेंगे। तो वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर अगर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज इसको यहीं पे एंड अप कर लें, क्योंकि ठीक 1 बजे मैडम जो है नाज़नीन क्लास स्टार्ट कर देती है, तो थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। मैं 1 बजे आपको छोड़ दूंगा, ठीक है सर 1 बजे आप छोड़ेंगे, वो 1 बजे क्लास स्टार्ट कर देती हैं। तो 1 बजे में 2-3 मिनट पहले छोड़ दूंगा, आप दूसरी क्लास में चलिए, ठीक है। सर चैप्टर कंप्लीट नहीं कराइएगा, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा सर, 10 अगर 15 मिनट पहले छोड़ दें आप। नहीं ब्रेक अब मुश्किल है ना, आप लोग डिस्कशन इतना ज़्यादा नहीं किया करें ना, ठीक है ना। नहीं सर, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहती है इस डिस्कशन की वजह से। अच्छा, बस सर इस 20 मिनट में सर खत्म नहीं करा दीजिएगा। हाँ नहीं अच्छा, ये मैं कह रहा था कि ये स्क्रीन आपको आ रही है नजर, किताब का चैप्टर पेज 55? जी आ रही है। तो ये इसमें मिनी केस है, ये जरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ डिस्कस करेंगे शुरू करने से पहले ना। ये मिनी केस है, तो ये चैप्टर 1 का, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, किताब में चीज़ें मौजूद हैं, नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। आई कंसीडर कि ये जो है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कह रहे हैं आप? मिनी केस की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 55, ये है मिनी केस। सर आपकी स्लाइड पे पेज नंबर 30 स्लाइड नहीं आ रही? अच्छा, ये पेज नंबर 55 पे मिनी केस मौजूद है आपकी किताब में। ये जो एफएम की जो किताब है ना, जो आपको शेयर की हुई है उसमें, तो वो मिनी केस आप सॉल्व कर लीजिएगा फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो नाउ विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो। तो अच्छा, हम थोड़ा सा ना ये इससे पहले जो भी हमने डिस्कस किया वो एक तरह से एनालिसिस था, इंट्रोडक्शन था। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अब टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। हम इसमें अब फाइनेंस डिस्कस करेंगे, इसमें जो है हम लोग अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे। इससे पहले से एक तरह से ओवरव्यू था, मैं समझता हूँ वही बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आपको ये मालूम होना बड़ा ज़रूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में,
इसके बगैर जो है ये बेसिकली वो फाइनेंस की ग्लॉसरी की एक्सप्लेनेशन थी जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। अब जो है हम रियल फाइनेंस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है ना विल बी स्टार्टिंग दिस चैप्टर 2। फिर उसके अंदर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? हाँ नो सर, नो सर आपकी सर। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। अच्छा ओके। चैप्टर 2 इज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आई स्लाइड नजर आई? यस सर। Now, it is about financial statements, cash flows and taxes, ठीक है। 3 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जी। एनीबॉडी, कौन कौन सी होती है? मेजर स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। देयर आर 3 मेजर स्टेटमेंट्स। इनमें फर्क क्या है? लेट्स मतलब बहुत बेसिक मोटा सा फर्क बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट क्या फर्क है? व्हाई सर वी नीड बैलेंस सर बेसिकली बैलेंस शीट जो होती है वो हम इंटरनली उसके लिए यूज़ करते हैं। इनकम स्टेटमेंट हम आउटसोर्स पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नहीं, बैलेंस शीट भी इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस देख रहा था सर बेसिकली बैलेंस शीट में। जी किसमें होता है प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं उसमें कि किसमें आपकी इनकम और एक्सपेंसेस में डिफरेंस और टैक्स। अच्छा जी हाँ, अच्छा ये बैलेंस शीट सर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस को जो है वो बैलेंस शीट में देखते हैं और प्रॉफिट और रेवेन्यू और उसको इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं। ओके, तो बेसिकली दो इसमें डिफरेंस है। वन इज कॉल्ड बैलेंस शीट। अंदर बैलेंस शीट इज बेसिकली अ फुल पिक्चर ऑफ योर इकोनॉमी, ऑफ आपका बिजनेस, कि बिजनेस कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। और इनकम स्टेटमेंट इज द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी, आपने बिजनेस में कैसा परफॉर्म किया। दो अलग अलग चीजें हैं। एक चीज होती है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू हैव, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। आपका बिजनेस का साइज क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आपकी बिजनेस में एसेट्स क्या है। और दूसरा होता है उसकी परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट के जितने भी अकाउंट होते हैं वो परफॉर्मेंस अकाउंट होते हैं। इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स आर नॉट रियल अकाउंट, ये आपको पता है ना, अकाउंटिंग तो पढ़ी हुई है ना आपने। नो सर, मैंने तो अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। अच्छा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ी जी सर, अकाउंटिंग? थोड़ी पड़ी हुई है। स्किप कर दिया सर, वो कोर्स स्किप कर दिया। अच्छा, तो आपने जिसने स्किप किया तो उसको मैं मशवरा दूंगा अकाउंटिंग की कुछ बेसिक नॉलेज ले ले, चाहे वो गूगल पे ले ले, आजकल तो हर जगह मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे अज्यूम ये करूंगा कि थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको अकाउंटिंग की है। आपको ये मालूम होगा कुछ अकाउंट क्लोज होते हैं और कुछ अकाउंट क्लोज नहीं होते। तो इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट क्लोज होते हैं और बैलेंस शीट का अकाउंट क्लोज नहीं होते, ये आपको मालूम है। इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट जो है वो दे आर बेसिकली नॉन रियल अकाउंट, वो अकाउंट रियल नहीं होते। फॉर एग्जांपल सेल्स है, इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है। तो हाउ डू यू डिफाइन सेल्स? क्या है? अगर मैं कहूँ कि सेल्स कैसी है, मतलब कैन यू टच, कैन यू फील, मतलब कोई रियल अकाउंट नहीं। टोटल रेवेन्यू अर्न बाय द, मैं वो कह रहा हूँ ना, उसके अगेंस्ट रियल अकाउंट क्या है? उसके अंदर रियल अकाउंट है कैश और रिसीवेबल्स। नाउ रिसीवेबल्स और कैश तो यू कैन इमेजिन समथिंग, सेल्स आप इमेजिन नहीं कर सकते ना क्या चीज़ है सेल्स, ठीक है। तो सेल्स क्या है? एक्चुअली सेल्स इज योर रिकॉर्डिंग एंट्री। रिकॉर्डिंग एंट्री का मतलब ये है कि वो इवेंट रिकॉर्डर है, कि आपने जो है टाइम 1 से लेकर टाइम एंड तक जो है आपने क्या काम किया है वो रिकॉर्ड हो रहा है उसके अंदर। तो सारे इनकम अकाउंट आर द रिकॉर्डिंग एंट्री। इसी वजह से वो लास्ट में क्लोज हो जाते हैं। क्लोज कैसे करते हैं? उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को इक्विटी में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली तो व्हाट रिमेन्स इज द बैलेंस शीट अकाउंट, ठीक है। तो अच्छा, अगर वो क्लोज नहीं करते तो क्या होता? अगर इनकम स्टेटमेंट अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे तो वो डबल काउंटिंग करेंगे, क्योंकि सेल्स भी वही चीज बताएगा जो कैश और रिसीवेबल बताएगा। तो कोई एक चीज रियल होगा ना, तो यानी क्योंकि आपने कैश और रिसीवेबल रियल है जो कि बैलेंस शीट में है, तो सेल्स अनरियल है, इसी वजह से उसको क्लोज कर देते हैं। तो ये बेसिकली और फिर आप इनकम स्टेटमेंट के ऊपर लिखा होता है, आपने खुद देखा है कि उसमें लिखा होता है फॉर द ईयर,
क्योंकि बैलेंस शीट में लिखा होता है एज ऑन। तो बैलेंस शीट किसी भी पॉइंट इन टाइम पे कंपनी का स्नैपशॉट होता है कि आपने कंपनी को देखा, उसकी तस्वीर खींची, तो उस पॉइंट इन टाइम पे उसका स्नैपशॉट है। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है कि फॉर द पीरियड होता है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया स्टॉक और फ्लो की, कि पानी कितना गिर रहा है और कितना पानी मौजूद है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो अगर दूसरा जैसे एग्जांपल है कि अगर हम किसी एथलीट की तस्वीर खींचें तो दैट इज़ योर बैलेंस शीट, लेकिन कितना वो परफॉर्म किया, उसने कितना भागा, और दैट इज़ योर इनकम स्टेटमेंट। तो ये दो फर्क हैं। इसी वजह से अगर हम ये देखेंगे कि परफॉर्म कैसा किया कंपनी ने, तो वो बैलेंस इनकम स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। अगर आपने ये देखना है कि क्वालिटी ऑफ कंपनीज एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कैसी है, यानी कंपनी की शक्लो सूरत कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, तो वो आपको बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आई बात? जी सर। क्वेश्चन, सवाल? इसी तरह से तीसरा इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो व्हाट इज द कैश फ्लो? तो कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क है? जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क है? एनीबॉडी? आई थिंक मेरे ख्याल में सर इनकम स्टेटमेंट में ये है कि जो ऑनर्स की इक्विटी होती है वो शामिल होती है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में ये होता है कि आपका फ्री कैश फ्लो जो इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास। नहीं, ओनर्स इक्विटी तो बैलेंस शीट में होती है, इनकम स्टेटमेंट में कहाँ होती है? और कोई फर्क? कोई कैश फ्लो के अंदर सिर्फ कैश एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। हाँ, ठीक है। तो दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक नॉन कैश और एक कैश। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर बोथ नॉन कैश और कैश दोनों रिकॉर्ड होती है, जबकि कैश फ्लो के अंदर सिर्फ कैश स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। तो यानी कि ज़्यादा कंप्लीट कौन सी है? इनकम स्टेटमेंट ज़्यादा कंप्लीट है कैश फ्लो? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट ज़्यादा बेहतर कंप्लीट पिक्चर बताता है, लेकिन जो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो कैश फ्लो यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा ना, हमसे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा कि एफसीएफ यूज़ कर रहे थे, फ्री कैश फ्लो। तो डिस्पाइट के इनकम आपको सही बेहतर बताता है। व्हाई वी यूज कैश फ्लो टू वैल्यू एसेट्स, की वजह कोई बताएगा? सर ये इनकम स्टेटमेंट में और कैश फ्लो में कोई टाइम पीरियड का फर्क होता है क्या? सर बेसिकली कैश फ्लो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें आपको एक्सपेंस रन बिजनेस रन जो होता है, लाइफ स्टॉक, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयर एंड, ये सब चीज़ आपको बड़ी इजीली जो है वो पता चल रही होती है कि कितना पेइंग कर रहे हो, कितना पे नहीं कर रहे हो। वो तो इनकम स्टेटमेंट में पता चल जाती है। इसमें फ़र्क क्या है मैं समझा देता हूँ। देखें, नॉन कैश जो इनकम होती है ना, देखें आपने जिस वक्त आपकी इनकम आई भी नहीं, यानी उसका कैश रिसीव भी नहीं हुआ, वो आपने बुक कर ली, ठीक है। कैश फ्लो में वो बुक तो होगी अल्टीमेटली, वो लेटर फॉर एग्जांपल एक इनकम है, फॉर एग्जांपल जो रियलाइज हो रही है 10 साल बाद, अगर उसमें आज बुक कर ली तो इनकम स्टेटमेंट में वो उसका इफेक्ट आज आ गया, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट उसका इफेक्ट 10 साल बाद आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर कौन सा है फॉर अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव? कैश फ्लो सर। इस वजह से ये क्योंकि कैश फ्लो के अंदर इफेक्ट जो है वो उस वक्त आएगा जब उसका कैश आएगा। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट उस वक्त आएगा जब उसके अगेंस्ट आपने कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी होगी, रिगार्डलेस कि उसका कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। और बॉटम लाइन जो है वो कैश होती है। आपकी बहुत सी इनकम हो लेकिन आपके पास कैश नहीं हो, तब भी आप जो है ना बोरो करके जो है आपको जी सर इसमें अर्न इनकम भी तो आती है ना, इनकम रिसीव बट नॉट अर्न, वो भी तो कैश फ्लो पे हिट होती है। हाँ, मतलब इनकम अर्न इनकम उसमें ऐड हो जाती है जो इनकम स्टेटमेंट में नहीं होती, ये बात सही है कि तो कैश बेसिकली बॉटम लाइन क्या है, देखें वो इनकम स्टेटमेंट में बाद में आती है, कैश फ्लो में पहले आ गई, और जो चीज़ कुछ में कैश फ्लो में बाद में आएगी, इनकम में पहले आ गई, यानी कि टाइमिंग का फर्क है। तो अगर हम ये देखें, यानी कि वो रिसीव अल्टीमेटली वो अर्न तो हो जाएगी ना, अनअर्न इनकम जो है अल्टीमेटली विल गेट अर्न। तो जब वो अर्न होगी तो उस वक्त उसको आना चाहिए। हाँ सर मोस्ट प्रोबेबली अर्न हो जाएगी
बाज औकात रिटर्न भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी होटल बिजनेस है। हाँ मैं जनरल बात कह रहा हूँ ना, मैं एक जी जनरल बात कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली कोई चीज़ सर्विस दी है तो अल्टीमेटली वो हो जाएगी। इन जनरल मैं कह रहा हूँ, वो तो उसमें तो जारी बात है रिस्क तो होता है, लेकिन ये कि एक चीज़ है कि असल में बेसिकली मैटर, सारे डिसीजन का जो मैटर है वो कैश मैटर करता है। वो अगर आपका जिस पॉइंट पे भी कैश आएगा वो आपने इस्तेमाल कर लेना है मुख्तलिफ, क्योंकि नॉन कैश की इनकम जो भी कुछ है उसका अफेक्ट जो है बॉटम लाइन के, आपको डिविडेंड देने हैं, आपको रीपरचेज करना है, कुछ भी करना है, इट रिक्वायर्ड कैश। तो कैश जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो असल चीज़ होती है एज कम्पेयर टू इनकम। तो रिगार्डलेस के वो कहीं कभी भी इनकम आ रही है, जिस वक्त कैश आ रहा होता है वो ज़्यादा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेहतर है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप इनकम के बेस पे करेंगे तो कोई कैश जब मिसप्लेस होगा तो उसकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो इफेक्ट है वो आपको वैल्यू पे फर्क डालेगा। इसी वजह से वी प्रिफेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक वजह तो ये है कि इसके अंदर एवरीथिंग विल बी अल्टीमेटली विल बी इंक्लूडेड ना, कि अगर आज कोई चीज़ नहीं आ रही है, आज इनकम्प्लीट है, तो कल की स्टेटमेंट में, परसों की स्टेटमेंट में, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो उसके अंदर वो चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। तो ये वाली बात के जो इट शोज हाफ पिक्चर वो नहीं है, और जब वो जिस वक्त इंक्लूड होगी वही आपका रियल अफेक्ट आ रहा होगा। दैट इज़ वाई जो है हम उसको यूज़ करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो टू अस एक्सटेंड इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। और आप ये समझ लें कि जो हमारे जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग जो फंक्शन है उसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनकम स्टेटमेंट से। इसी वजह से जो है ना वो उसमें हम जो है ज़्यादा फोकस करेंगे। और हमारा जो सबसे बड़ा वैल्यूएशन का जो पॉइंट है वो है फ्री कैश फ्लो, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो वो फ्री कैश फ्लो अगेन वो कैश फ्लो पे डिपेंड करता है। एनी क्वेश्चन? सर एक मशवरा चाहिए था आपसे। जैसे कैश फ्लो के अंदर हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो मतलब कौन सी एक्टिविटी में ज्यादा कैश फ्लो तो पता चले कि कैश फ्लो ज्यादा अच्छा है, और किस एक्टिविटी में ये हम डिस्कस कैश फ्लो पे करेंगे डिस्कस, ठीक है ना। कैश फ्लो जो है सेल जो है जीरो सम गेम, यानी कि आप समझ लें कि कोई दो, यानी कैश फ्लो जो है वो टोटल इफेक्ट बता रहा होता है। असल में वो नहीं देखना होता कि कैश कितना एंड में बचा है, हमें ये देखना होता है कि उस एक्टिविटीज जो हैं वो यानी कि अगर लेट्स सपोज आपकी इन्वेस्टिंग सरप्लस में होगी तो बाकी चीज़ें डेफिसिट में होंगी, तो जिसकी वजह से उसका इफेक्ट जीरो आ जाएगा। तो ये फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हमारा मकसद ये था कि जो डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू, ठीक है। नाउ पहली हम स्टेटमेंट में डिस्कस करते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को ना? फर्स्ट स्टेटमेंट इज बैलेंस, ठीक है। पहले स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर मेजर चीज़ें क्या आती हैं, ये आपको पता है कि 2 साइड्स होती हैं उसकी, एक एसेट साइड होती है और एक जो है आपकी वो होती है इक्विटी साइड होती है। एसेट साइड जो है वो इट हैज़ डिफरेंट आइटम्स, तो वो आइटम्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हम जो है इस प्रॉपर इस पूरे ये चैप्टर और दूसरा चैप्टर ये दोनों मिक्स है, यानी कि ये बेसिकली ये दोनों मिलकर जो है एक मॉड्यूल बन रहा है। और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें और अकाउंटिंग के अंदर कि हमारा फोकस इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे रादर देन कि कॉन्सेप्चुअली क्या होना चाहिए क्या है, रादर देन अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा हम फोकस करेंगे, ठीक है ना। ये फ़र्क होगा। चीज़ें वही हैं जो आपने अकाउंटिंग में डिस्कस की, ठीक है। तो पहला कैश है, कैश यू ऑल नो। दूसरा AR लिखा है, दिस इज कॉल्ड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल अच्छा, हम जो है इसमें वैल्यूएशन पर फोकस ज़्यादा करेंगे, तो रिसीवेबल्स भी मार्केट वैल्यू पे होते हैं। तीसरा इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री क्या होती है, आपको बताएगा व्हाट इज इन्वेंट्री? और ये जो इन्वेंट्री है सेलिंग पर्पस, हाँ, तो ये परचेज फॉर सेलिंग पर्पस इज कॉल्ड इन्वेंट्री। हाँ, तो बेसिकली ये जो इन्वेंट्री आपके पास आ रही है ये एंडिंग इन्वेंट्री कहलाती है, यानी कि जिस पॉइंट पे वो बची हुई है, यानी कि आप समझ लें कि जो इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द वैल्यूएशन, वैल्यू किस तरह करते हैं इस इन्वेंट्री के? सर 3 मेथड हैं इसके। सॉरी क्या? परचेज को माइनस करते हैं ओपनिंग एंट्री से, तो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाती है हमारे पास। हाँ, वो इन्वेंट्री तो सही है, लेकिन मैं एक पॉइंट कहता हूँ कि इन्वेंट्री निकालने का तरीका ये होता है बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, फिर माइनस उसके बाद जो है फिर आपकी जो सारी एंडिंग इन्वेंट्री आता है उसके बाद। तो मैं सवाल है कि वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं ना, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, यानी जो आप निकालते हैं
तो वो किस तरह निकालेंगे, यानी सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री जो एंडिंग इन्वेंट्री है, अगर मैं कहता हूँ कि इन्होंने उसकी वैल्यू की है 1.2 मिलियन की, ठीक है ना, अब ये मिलियन के फॉर्म में नहीं होगी, सर ये वो डिपेंड करता है कंपनी किस मेथड के ऊपर। हाँ, तो मेथड पे डिपेंड, कौन कौन से मेथड है ना, FIFO LIFO NAPCO, ठीक है, तो 3 ऑफिशियल मेथड भी है, परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, पीरियोडिक तो भी 3 है। बेसिक मेथड्स हैं, FIFO LIFO और एवरेज कह लें, फिर एक वो होता है कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन भी, अगर आप यूनिट वाइज मालूम कर सकें। अकाउंटिंग रूल क्या कहता है? अकाउंटिंग रूल ये कहता है कि इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेंट्री की कम है तो यू विल बी रिकॉर्डिंग एट मार्केट, और अगर कॉस्ट कम है तो यू विल बी रिकॉर्डिंग एट कॉस्ट। अमूमन जो है मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है, तो इस वजह से जो है ना हम रिकॉर्ड करते हैं लोअर कॉस्ट पर, ठीक है ना। जब हम कॉस्ट पे आते हैं तो कॉस्ट निकालने के 3 तरीके होते हैं, फीफो लिफो और वेटेड एवरेज। एक चौथा तरीका होता है आइडेंटिफिकेशन। अगर आप कॉस्ट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे तो दैट्स द बेस्ट तरीका कि आपने वो जो कॉस्ट पड़ी है आप उस यूनिट की वो आपने लगा दी है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके पास इज अ पूल ऑफ इन्वेंट्री और उस पूल के अंदर चीज़ें इनफ्लो भी हो रही हैं और आउटफ्लो भी हो रही हैं, और जो एंडिंग इन्वेंट्री है आपको ये नहीं मालूम कि वो कौन सी इन्वेंट्री है, कि क्या वो पहले खरीदी थी बाद में खरीदी थी। तो एक तो होता है कि आप लीफो उस पर अप्लाई करें, लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करेंगे तो जो आपकी इन्वेंट्री एंडिंग होगी वो फर्स्ट होगी, क्योंकि लास्ट वाली पहले निकल चुकी है, वो अज्यूम करेंगे तो उसकी कॉस्ट डालेंगे। और दूसरा होता है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसकी जो है वो लास्ट वाली डालेंगे। और तीसरी एवरेज होती है इन दोनों की एवरेज। तो मुझे बताएं कि एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा किस मेथड में आएगी, लिफो में आएगी या फीफो में आएगी? फीफो में आएगी सर। सॉरी, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आएगी ज्यादा वैल्यू, ज्यादा लास्ट टाइम वैल्यू में ज्यादा परचेज किया हुआ होगा हमने, ठीक है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो है वो ज्यादा वैल्यू आएगी, जिसकी तो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि लास्ट क्योंकि वो जो है वो ज्यादा रियलिस्टिक होगी बेसिकली। फीफो मेथड इज मोर रियलिस्टिक, जबकि पीपल यूज मोस्टली आजकल तो बंद हो गया, लेकिन पहले दे यूजुअली यूज लीफो मेथड। व्हाई दे यूज लीफो मेथड, ये कोई बताएगा? जबकि फीफो इज मोर रियलिस्टिक। सर लीफो इसलिए कर रहे थे कि ताकि कॉस्ट कम आए तो प्रॉफिट ज्यादा शो होगा, और उसकी वजह से फिर आगे सारे रिफ्लेक्शंस हो जाते हैं। हाँ, तो ये इसलिए करते हैं कि लीफो के लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो कॉस्ट ज्यादा आती है, लेकिन प्रॉफिट कम शो होता है। लीफो में प्रॉफिट ज्यादा कैसे शो होगा? लीफो के अंदर अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा होगी लीफो के अंदर, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा। तो फिर क्यों इसको कॉस्ट कम करके सर टैक्स सेविंग भी था ना। हाँ, तो ये बात है ना, असल चीज टैक्स सेविंग है। जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम आप टैक्स देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखें, दे डोंट केयर अबाउट प्रॉफिट, एक्चुअली दे केयर अबाउट कैश फ्लो, क्योंकि टैक्स इज बेसिकली कैश आउटफ्लो, प्रॉफिट इज नथिंग। तो लीफो के अंदर क्योंकि टैक्स सेविंग होती है तो इस वजह से पीपल प्रेफर लीफो, जबकि फीफो अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, और उसके अंदर जो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होती है वो ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, ज़्यादा क्लोजर टू द मार्केट होती है, ठीक है ना। तो आजकल तो वो खैर इतना मसला नहीं है, आजकल तो उन्होंने कह भी दिया कि आप फीफो पे करें, और अगर आप लीफो यूज़ करते हैं तो वो रिजर्व्स के फॉर्म में एक आप नोट्स में आप वो कर रहे होते हैं, जिससे आप यू कैन कैलकुलेट कि फीफो में क्या होना चाहिए। तो लेकिन सर अभी आपने एक बात बताई ना, अकाउंटिंग कहती है कि आप रियलिस्टिक वैल्यू पे आए या मार्केट वैल्यू पे या फिर लोअर ऑफ कॉस्ट, तो फिर फीफो लिफो का इफेक्ट कैसे आता है अगर ये चीज मैंडेटरी है? ये देखें, ये फीफो और लिफो जो है ये कॉस्ट कहलाती है। तो अगर इत्तेफाक से ऐसी पोजीशन हो कि मार्केट में प्राइस गिर रही हो और वो प्राइस इतनी गिर जाए मार्केट की कि वो कॉस्ट से नीचे चली जाए, तो ना आप फीफो इस्तेमाल करेंगे ना लिफो इस्तेमाल करेंगे, फिर आप उसकी मार्केट वैल्यू रखेंगे। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट, अगर मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ने का और इन्फ्लेशन का एक कॉन्टेक्स्ट है, तो फिर आपकी कभी भी जो है ना मार्केट की करंट प्राइस जो है वो कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होती है। तो अगर ज़्यादा होती है तो फिर आप कॉस्ट में जाएंगे, जब कॉस्ट में जाएंगे तो फिर आप ये सारे मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए वी लैंड अप हियर। यहाँ पे जो है आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर, पे आप आपसे जूम सवाल पे है। क्लास क्यों नहीं ले रहे? सर आप जूम पे क्लास क्यों नहीं ले रहे? इस पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है सॉफ्टवेयर के अंदर इसमें क्लास लेने पे। अच्छा, चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट में हम देख लेते हैं क्या करते हैं। ये असल में ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का है, इसलिए हम कर रहे थे ना, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं इसमें इसकी अगर कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर उसमें बता दें व्हाट्सएप पे, जो भी है क्या एक स्पेसिफिक चीज़ है
क्योंकि ये ऑफिशियल है और इसमें सारी सर इसमें इशू ये आ रहा है, बेसिकली छोटा सा माइनर सा इशू है, ये मेरे ख्याल से कंपैटिबल नहीं हो रहा इंटरनेट के हवाले से। हम इसको ज़रा सा भी मिनिमाइज़ कर रहे हैं या अपनी स्लाइड्स ओपन कर रहे हैं ना, तो ये कनेक्शन पे चला जा रहा है, डिस्कनेक्ट कर दे रहा है बार बार, जिसकी वजह से हमारे तकरीबन 1 मिनट ले लेता है रिकनेक्ट होने में। तो जूम पे ऐसा नहीं होता।